हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड ली को देखते हैं और ये कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है बल्कि ये एक मरमेड है और वो भी मरमेड का प्रिंस है। और वो एक ज्वेलरी शॉप जाकर ओनर को पर्ल्स सेल करता है और उसे उन पर्ल्स को चेक करने के लिए कहता है, पर ओनर मना करते हुए कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और उसे पैसे दे देता है। तो ली पैसा लेकर वहाँ से चला जाता है। ली को देखकर शॉप की एक वर्कर कहने लगती है कि ये ह्यूमन फेस में कितना हैंडसम लगता है, पर अगले 2 महीने के लिए मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगी। असल में ली हर 2 महीनों में पर्ल्स लेकर इसी शॉप में आता है और वो पर्ल्स के बदले पैसे लेकर जाता है। ओनर इन मोतियों को देखकर हर बार शॉक्ड हो जाता है क्योंकि हर एक पीस की क्वालिटी ऑक्शन लेवल के होते हैं। नेक्स्ट सीन में ली को देखते हैं, वो कहीं जा रहा था और उसके साइड से ही एक लड़की गुजरती है और वो देखती है कि एक फ्लावर पॉट एक बच्ची पर गिरने वाला है, तो वो जाकर उसे सेव करने लगती है। तभी ली उसकी हेल्प करने के लिए अपनी पावर का यूज करके सब कुछ स्टॉप कर देता है और कहने लगता है मुझे ह्यूमन के मैटर्स में नहीं पढ़ना चाहिए था, पर मैं अपनी हैबिट को ब्रेक नहीं कर पा रहा हूँ, कहकर फ्लावर पॉट को दूसरे साइड फेंक कर वहाँ से चला जाता है। और वो लड़की उस बच्ची को सही सलामत देखकर उसे प्ले करने के लिए भेज देती है। और यही लड़की हमारी ड्रामा की फीमेल लीड सॉन्ग है और इसकी एक मेकअप प्रोडक्ट्स की कंपनी है। वो अपनी सेक्रेटरी से वर्क रिलेटेड बात कर रही थी और वो कहती है कि मैं 5 मिनट्स में कंपनी आ रही हूँ। तो ये बात सेक्रेटरी सभी एम्प्लॉइज को इन्फॉर्म कर देती है। तो सब लोग अपना अपना वर्क करने लगते हैं और चीजें वगैरह सेट करने लगते हैं क्योंकि सॉन्ग बहुत ही स्ट्रिक्ट है और उसे सारी चीजें परफेक्टली अरेंज चाहिए, इसलिए सब लोग उसे डरते हैं। थोड़ी देर बाद सॉन्ग कंपनी में आती है और वो आते ही देखती है कि एक पोस्टर सही से नहीं लगा है, तो वो उसे सही करते हुए कहती है कि 0.5 mm हायर होगा तो बेटर दिखेगा। तो आप समझ सकते हो कि वो कितनी परफेक्ट है। तभी एक एम्प्लॉय आकर उसे अपना वर्क दिखाती है, तो वो उस पर गुस्सा करती है कि तुम्हारे फॉर्मेट ही सही नहीं है, तो मैं तुम्हारे डाटा पर कैसे ट्रस्ट करूँ। हमारी रिसर्च और डेवलपमेंट डाटा में कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। तो एम्प्लॉय माफी मांगते हुए कहती है कि मैं इसे फिर से करूंगी, कहकर जाने लगती है। तभी सॉन्ग रोककर पूछती है कि क्या तुमने अपना मेकअप उतार दिया। एम्प्लॉय बताती है कि कल रात वो अपने फ्रेंड के घर रुक गई थी, इसलिए वो आते वक्त आज मेकअप सेट करना भूल गई। तो वो अपने ही कंपनी की मेकअप सेटिंग स्प्रे देकर कहती है इसे यूज करना, तो तुम्हें वर्क के टाइम पर मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो वो थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी सेक्रेटरी बताती है असिस्टेंट पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स आए हैं, आपको इंटरव्यू लेना था। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग एक लड़के का इंटरव्यू ले रही थी और उसे क्वेश्चन वगैरह पूछती है कि हम प्रोडक्ट्स को अपग्रेड कैसे करेंगे। तो वो कहता है अपग्रेड करने की जरूरत क्या है, हम ओल्ड प्रोडक्ट को न्यू पैकेजिंग देकर सेल कर देंगे। ये सुनते ही संग गुस्सा करने लगती है कि हम ऐसे पर्सन को कभी हायर नहीं करेंगे और सेक्रेटरी से कहती है एक ऐसा पर्सन जो कस्टमर्स को फूल बनाने की कोशिश करे वो ब्यूटी इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है और वो लड़का उस पर गुस्सा कर रहा था। उसके बाद संग जब अपना वर्क खत्म करके घर जा रही थी तो वो लड़का पार्किंग में उसका वेट कर रहा था और उस पर गुस्सा कर रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जॉब डिस्ट्रॉय करने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उसके पीछे जाकर सॉन्ग का एक्सीडेंट कर देता है। तभी ली वहाँ से गुजर रहा था तो सॉन्ग उसे हेल्प करने के लिए कहती है। ली मना करके कहता है कि सॉरी पर मैं ह्यूमन वर्ल्ड में इंटरफेयर नहीं कर सकता, कहकर वहाँ से जा रहा था और फिर रुक कर कहता है लास्ट टाइम हेल्प कर देता हूँ। और वो सॉन्ग को कार से बाहर निकाल कर लाता है और वो उसे साइड में बिठा कर कहता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में डॉक्टर होते हैं, वो जल्दी ही आते ही होंगे, कहकर वहाँ से जाने लगता है। पर एक्सीडेंटली उन दोनों के बीच किस हो जाता है और ली का पावर सॉन्ग के अंदर चला जाता है। ली को पता नहीं चलता और वो नर्वस होकर उससे माफी मांगते हुए कहता है कि ये सच में एक्सीडेंटली हो गया, मेरे अंदर ह्यूमन फीमेल को लेकर कोई थॉट्स नहीं है, कहकर वो नर्वस होते हुए जल्दी से अपने टोटल को लेकर वहाँ से चला जाता है और अपना ब्रीफकेस लेना भूल जाता है। और ये सीन यही कट होता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग को हम हॉस्पिटल में देखते हैं और उसके साथ उसकी सेक्रेटरी भी थी। सॉन्ग पूछती है कि मैं कहाँ हूँ, तो वो बताती है कि आप हॉस्पिटल में हो और डोंट वरी, जिसने ये सब कुछ किया था वो पकड़ा गया। ये एक्सीडेंट बहुत ही सीरियस था पर आपको कोई भी सीरियस इंजरी नहीं आई, ये तो मिरेकल है। तो सॉन्ग याद करने लगती है कि उसे किसी ने सेव किया था और वो सेक्रेटरी से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि कौन मुझे हॉस्पिटल लेकर आया है। सेक्रेटरी बताती है हॉस्पिटल वालों ने बताया था कि आपने खुद हॉस्पिटल को कॉल किया था और जब मैं यहाँ पर आई तो आप हॉस्पिटल में अकेली थी। और वो उसके लिए पानी लेने चली जाती है। सॉन्ग सोचती है क्या मैं ब्लाइंड हो गई थी। तभी वो ली के ब्रीफकेस को देखती है। नेक्स्ट सीन में हम ली को एक कैफे में देखते हैं जहाँ उसका टोटल भी खाना खा रहा था। उसके बाद उसे कहता है कि अब टाइम आ गया है सी में वापस जाने का, कहकर उसे उसके पॉट में डाल देता है और वो वेटर को बिल मांगता है तो वो उसे 688 युआन पे करने के लिए कहता है। ली जैसे ही पे करने वाला था तभी वो नोटिस करता है कि उसके पास उसका ब्रीफकेस नहीं है और सोचता है कि मेरे पास मेरा टीयर्स तो है और वो वेटर से ओनियन लाने के लिए कहता है और फिर कहता है कि रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वो खुद को हट करके अपना टीयर्स कप में डालकर वेटर को देते हुए कहता है कि ये लो पर्ल्स, ये बहुत ही प्राइसलेस है, इसे पैसे के बदले एक्सचेंज कर लो, कहकर वहाँ से जाने लगता है। वेटर कहता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। ली कप को देखकर
बहुत सॉफ्ट हो जाता है क्योंकि उसका टीयर मोती में कन्वर्ट हो जाता है, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ था। और फिर वो टेलीपोर्ट होने के लिए अपनी पावर का यूज करता है, पर वो भी काम नहीं करता। तो ली सॉफ्ट हो जाता है और वो और 2-3 बार अपनी पावर का यूज करने की कोशिश करता है, फिर भी कुछ नहीं होता। और उसे ऐसा करते हुए देख वेटर हंसने लगता है। ली कहने लगता है ये कैसे हो सकता है, मैं बहुत बड़ा मरमेड हूँ, मैंने सच में अपनी पावर्स खो दी, वो भी बहुत सालों के लिए। मैं हर 2 महीनों में एक बार लैंड पर मोती सेल करने के लिए आता हूँ और उसी पैसों से मैं अर्थ पर एक दिन के लिए डे ऑफ कर लेता हूँ। कभी कोई मिस्टेक नहीं हुआ, तो फिर इस बार ऐसा क्या हुआ? पर वेटर उसे अपनी एक्टिंग बंद करने को कहकर पैसा मांगता है। तो ली के पास और कोई रास्ता नहीं था, तो वो उसे डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ से जल्दी से भाग जाता है और वो वेटर भी उसके पीछे दौड़ाने लगता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग कहीं जा रही थी और वो सोच रही थी कि ऐसा असिस्टेंट कहाँ मिलेगा जो प्रोडक्ट्स को समझेगा और ब्रांड के एटीट्यूड को भी। तभी ली वेटर से भागते हुए सॉन्ग से टकरा जाता है और वो सॉन्ग को देखकर पहचान जाता है, पर सॉन्ग उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम रोड पर देख कर नहीं चल सकते, और वो अपनी पेपर्स वगैरह उठाने लगती है। तभी ली का टोटल उसे बताता है कि तुम्हारी पावर्स इसके अंदर है, तो वो उसकी हेल्प करने के बहाने उसका हाथ पकड़ लेता है और तभी वो वेटर आ जाता है और उस पर एक बोतल फेंकता है। तभी ली सॉन्ग का हाथ पकड़कर अपनी पावर का यूज करता है, तो वो काम कर जाता है। तो वो समझ जाता है कि इसका हाथ होल्ड करके मैं अपनी पावर का यूज कर सकता हूँ। और फिर वेटर ली से पैसे मांगते हुए आ रहा था और वो सॉन्ग के पेपर पर पैर रखने वाला था, तो वो उसे वहीं पर खड़े रहने को कहकर ली की तरफ से वो उसे पैसे दे देती है। और फिर ली उससे बात करने की कोशिश करता है, पर सॉन्ग को किसी का कॉल आता है और वो बात करते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो अपने टोटल को ले रहा था, तभी उसे पता चलता है कि सॉन्ग की कंपनी में असिस्टेंट की जरूरत है और वो टोटल से पूछता है कि मुझे अपनी पावर्स वापस लेने के लिए क्या करना होगा। तो वो उसे बताता है कि उसे किस करना होगा। तभी ली याद करता है कि उसकी पावर सॉन्ग के अंदर कैसे गया था और वो कहता है मुझे समझ आ गया है, मैं कोई वे ढूंढ लूंगा उसे किस करने का, कहकर वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद वो सॉन्ग की कंपनी में असिस्टेंट के लिए इंटरव्यू देने चला जाता है और वो अपनी इंटरव्यू का वेट कर रहा था। तभी उसकी नजर फीस पर पड़ता है, तो वो जल्दी से उनके पास जाकर उनसे बातें वगैरह करने लगता है कि क्या तुम मेरी इंटरव्यू में हेल्प कर सकते हो। असल में वो मरमेड है, इसलिए वो फीस वगैरह से बात कर पा रहा है। तो फीस कहने लगते हैं कि हम तुम्हारी मदद तभी करेंगे जब तुम सी में वापस जाओगे, तो तुम्हें हमें भी वापस लेकर जाना होगा। पर ली कहता है मेरे पास मेरे पावर्स नहीं है, तो मैं अभी सी वापस नहीं जा सकता। तो फिश कहने लगते हैं हमें कुछ नहीं पता, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी हेल्प करें तो तुम्हें ये करना ही होगा। तो वो उन्हें प्रॉमिस करता है और उन्हें ले जाकर टेबल पर रख देता है। तभी संग वहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए आती है और वो उसे देखकर कहती है ये तुम हो। ली उसे कहता है तो तुम मिस सॉन्ग हो, और वो थोड़ी देर पहले के लिए उसे थैंक यू कहता है और कहता है लगता है कि हम डेस्टिनेट हैं। पर वो इंटरव्यू के लिए उसे बैठने के लिए कहती है और फिर संग इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन वगैरह पूछती है उसका आंसर फिश ली को बता रहा था और ली एग्जैक्टली वही बोल रहा था। और वो मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में भी अच्छे से डिटेल देता है, जिससे संग उसके सारे आंसर से सेटिस्फाई हो जाती है और उसे पूछते हैं कि तुम जॉब पर कब से आने वाले हो। वो तो पहले से ही रेडी बैठा था, तो वो बोलता है कभी भी ज्वाइन कर सकता हूँ, अभी से ही कर लेता हूँ। और फिर संग वहाँ से चली जाती है। तो सेक्रेटरी कहती है मैं तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर कर देती हूँ, कहकर वो भी चली जाती है। और फिर ली फिश को थैंक यू कहता है उसकी हेल्प करने के लिए और फिर सोचता है कि मैं उस वुमेन के क्लोज जाकर उसे किस कर लूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद वो सॉन्ग के साथ लिफ्ट में जा रहा था और वो सॉन्ग को आज की शेड्यूल बता रहा था। तभी सडनली लिफ्ट खराब हो जाता है। तभी ली को लगता है कि यही सही मौका है और वो सॉन्ग को किस कर लेता है। तभी सॉन्ग उसे थप्पड़ मार देता है और लिफ्ट भी ठीक हो जाता है। तो ली सॉन्ग से माफी मांगता है कि ये एक्सीडेंटली हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। और फिर सॉन्ग गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और बेचारा ली थप्पड़ खाने के बाद सोच रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया, वैसे भी मेरे पावर्स मेरे बॉडी में वापस नहीं आया। नेक्स्ट सीन में वो फिश और टोटल के पास बैठा था। फिश कहता है तुम्हारे अंदर कोई ह्यूमैनिटी है कि नहीं, तुमने ऐसे ही सीक्रेटली उस इवेल वुमेन को किस कर दिया। ली कहता है किस टाइप का ह्यूमैनिटी, मैं भी तो एक फिश ही हूँ। और कहने लगता है कि मुझे सी में वापस जाना है। और वो टोटल से कहता है कि तुम्हारा मेथड तो रिलायबल नहीं है। टोटल कहता है ट्रू लेवल किस चाहिए। तो ली कहता है मुझे उस वुमेन को खुद से प्यार करवाना होगा और वो फिश से हेल्प करने के लिए कहता है। तो वो कहता है वो इवेल वुमेन तुमसे प्यार करेगी, इससे बेटर यही होगा कि तुम गिव अप कर लो। उसने कुछ ही टाइम पहले ही अपने एक्स बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप किया है। उसकी लाइफ में उसकी करियर ही सबसे इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं, और वो हार्टलेस भी है। तो ली कहता है मैं बिलीव नहीं करता, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा जिससे वो मेरे प्यार में पड़ जाएगी। आखिरकार मैं मरमेड प्रिंस हूँ, कहकर हंसने लगता है। नेक्स्ट सीन में मीटिंग हो रहा था और संग प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करने के बारे में प्रेजेंटेशन दे रही थी और वो कैसे करना है मेथड वगैरह बता रही थी। तो एक एम्प्लॉय कहता है ऐसे में तो हमें बहुत सारे टेक्निकल चैलेंजेस मिलेंगे और बजट भी बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है। सॉन्ग कहती है हमें फर्स्ट क्वालिटी रिक्वायरमेंट को देखना चाहिए और यूजर के एक्सपीरियंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। और पूछती है कि क्या सब लोग समझ गए, तो वो लोग हाँ कहते हैं। और फिर सॉन्ग बताती है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें जल्द से जल्द हमारी न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में लाना होगा। पर ली का पूरे मीटिंग में कोई ध्यान ही नहीं था और वो टोटल की कही हुई
हुई बात याद करता है कि अगर वो 3 महीने के अंदर अपनी पावर वापस नहीं ला पाया तो वो बबल में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर वो सबके सामने लाउडली कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, टाइम की बहुत शॉर्टेज है। तो सब लोग उसे ही देखने लगते हैं। तो वो अपनी बात को कवर करने के लिए कहता है कि हमें मिस सॉन्ग की कमांड्स मानना चाहिए, और वो हार्डवर्क करने के लिए सबको जबरदस्ती मोटिवेट कर रहा था। तो सॉन्ग कहती है सिर्फ शाउट करके स्लोगन देने में फोकस मत करो, और भी काम है। और फिर वो मीटिंग डिसमिस करके चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ली सॉन्ग को इम्प्रेस करने के लिए कॉफी बना कर लाया था और एक नोट प्रिपेयर किया था, और ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा था कि मेरी तरह एक सेंसिबल मैन उसे जरूर इम्प्रेस कर लेगा। तभी वहाँ पर सॉन्ग आती है तो वो कहता है कि मैंने आपके लिए स्पेशल ये कॉफी प्रिपेयर किया है। तो वो उस कॉफी को ध्यान से देखने लगती है। ली उसे देखकर खुश हो रहा था कि उसकी एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये ट्रिक्स वर्क कर रहा है। पर थोड़ी देर में उसे पता चलता है कि सॉन्ग कॉफी को देखकर इम्प्रेस नहीं हुई थी, बल्कि कॉफी में जो डिजाइन बना हुआ है वो उसे पसंद आया था, और वो ऐसा ही डिजाइन अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट के पैकेजिंग में यूज करने के बारे में सोच रही थी। और इस बारे में एम्प्लॉइज को इन्फॉर्म करके आफ्टरनून के मीटिंग में डिस्कस करने के लिए कहती है। ये जानकर ली सैड हो जाता है और कहता है तुमने बस इसे नोटिस किया? तो वो हाँ कहती है। और फिर वो कुछ सोचने के बाद सॉन्ग के क्लोज चला जाता है और कहने लगता है मुझे सडनली याद आया, एक अर्जेंट डॉक्यूमेंट में तुम्हारी सिग्नेचर की जरूरत है। और फिर सॉन्ग उसका टाई पकड़कर उसे क्लोज करती है। तो ली को लगता है कि वो उसे किस करने वाली है, पर वो टाई को सही करते हुए कहती है कि तुम्हारा टाई 0.3 सेंटीमीटर ज्यादा लेफ्ट साइड पर है। तुम हमारे कंपनी के एम्प्लॉय हो और हमारे कंपनी को रिप्रेजेंट करते हो, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कहकर वहाँ से चली जाती है। और बेचारा ली फिर से डिसअपॉइंट हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं इस वुमेन के हार्ट को कैसे फ्लटर करूं। तभी एक एम्प्लॉय आकर सॉन्ग को सनस्क्रीन पाउडर देकर कहती है ये प्रोडक्ट रेडी हो गया है, पर इसका लैब टेस्ट रिपोर्ट कल आएगा। तो वो हाँ कहकर उसे जाने के लिए कहती है। तभी ली कहता है मैं इस कंपनी में आने से पहले इस प्रोडक्ट का नाम कभी नहीं सुना, और पूछता है कि इसका काम क्या है। तो वो कहती है ये पाउडर सन से प्रोटेक्ट करेगा। ली कहता है पाउडर को मेकअप सेट करने के लिए यूज किया जाता है, मुझे नहीं लगता कि ये इतना अच्छा होगा, और उसे शर्त लगाने के लिए कहता है कि ये इतना अच्छा नहीं होगा। सॉन्ग कहती है ये तो वैसे ही पता चल जाएगा, कल इसका लैब टेस्ट रिपोर्ट आने वाला है। तो ली कहता है लगता है तुम डर गए इसलिए मुझसे शर्त नहीं लगा रही हो। तो वो मान जाती है और कहती है मैं अपने प्रोडक्ट पर 100% कॉन्फिडेंट हूँ। नेक्स्ट सीन में दोनों को पूल के पास देखते हैं जहाँ सनलाइट आ रहा था, क्योंकि यहाँ वो अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करेंगे। असल में ली ये सब कुछ इसलिए कर रहा था ताकि वो अपनी बॉडी से सॉन्ग को इम्प्रेस कर सके, और वो उसे अपने एप्स वगैरह दिखाने लगता है। पर सॉन्ग इम्प्रेस होने के बजाय यहाँ भी मेजरमेंट करने लगती है कि तुम्हारा लेफ्ट साइड एप राइट साइड से थोड़ा हायर है, और ये सब सुन सुनकर ली इरिटेट हो रहा था। तभी सॉन्ग पूछती है कि बताओ कैसे टेस्ट करना है। ली कहता है उसके बैक पर वन साइड सनस्क्रीन लगाना है और दूसरे साइड पाउडर लगाना है। तो सॉन्ग ऐसा ही करती है। जब वो सनस्क्रीन लगा रही थी तो ली नर्वस हो रहा था और सोचता है कि मैं ऐसा फील क्यों कर रहा हूँ, और ये वुमेन कोई रिएक्ट ही नहीं कर रही है, और वो इधर उधर हिल रहा था। तो सॉन्ग उसे ऐसे ही लेटे रहने के लिए कहती है और कहती है तुम्हारा मेथड बहुत ही सिंपल है, पर मैं इसके लिए वेट करूंगी। और फिर थोड़ी देर बाद सॉन्ग उन दोनों प्रोडक्ट्स को रिमूव करती है और ये प्रूफ हो जाता है कि उसका पाउडर इफेक्टिव है। उसके बाद सॉन्ग वहाँ से जा रही थी तो ली उसे रोकता है और सोचता है कि अपनी आंखें खोलकर मुझे एक बार अच्छे से देखो। तो वो कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। तो ली उसे रोकने के लिए बहाने बनाने लगता है और उसके प्रोडक्ट के बारे में बात करता है। और फिर सॉन्ग प्रोडक्ट के बारे में बताने लगती है कि ये प्रोडक्ट सन से बहुत देर तक प्रोटेक्ट करेगा, कहकर उसे उसका शर्ट देकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा ली सोचने लगता है मैंने शायद फील कर लिया, पर वो वुमेन तो कोई रिएक्ट ही नहीं की, और कहता है मैं गिव अप नहीं करूंगा और उसके साथ रहने का कोई रास्ता ढूंढूंगा। उसके बाद नाइट का सीन देखते हैं। ली अपने टोटल से बात कर रहा था कि अगर मैं होमलेस होने का प्रिटेंड करूंगा तो क्या सॉन्ग मुझे अपने घर ले जाएगी। तो वो उसे ट्राई करने के लिए कहता है। तभी सॉन्ग आ रही थी तो ली जल्दी से एक्टिंग करने लगता है कि मुझे बहुत ठंड लग रहा है। तो सॉन्ग पूछती है तुम ये क्या कर रहे हो। ली कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैं तो यहाँ सोता हूँ। सॉन्ग पूछती है तुम कंपनी के बाहर सोते हो। तो वो एक्टिंग करने लगता है कि मेरे डैड गैम्बलिंग करते हैं और मेरी मॉम सिक है, मेरी सिस्टर स्कूल जाती है और मुझ पर बहुत डेप्थ है, मुझे अभी ही जॉब मिला है तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं एक हाउस रेंट पर ले सकूं। सॉन्ग सोचती है मेरे एक्स बॉयफ्रेंड फू हमेशा मेरे घर पर आकर पैचअप करने के लिए परेशान करता रहता है, ये अच्छा हुआ कि उसे बचने के लिए मैं ली को अपने साथ रख लूं। और ली से कहती है अगर तुम चाहो तो मेरे फुल टाइम असिस्टेंट बन सकते हो, तुम्हें मेरा हर चीज का ध्यान रखना होगा, मेरे घर का, मेरे खाने पीने का, सब कुछ। मैं तुम्हें डबल सैलरी दूंगी और अगर तुम्हें मुझे लेकर कोई और थॉट्स हैं तो मैं तुम्हें तभी निकाल दूंगी। ली कहता है मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, और वो ओवर एक्टिंग करने लगता है कि तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारा अच्छे से केयर करूंगा। तो वो उसे अपने साथ घर आने के लिए कहती है। ली बहुत खुश हो जाता है और वो टोटल को लेकर उसके पीछे चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों घर पहुंच गए थे तो सॉन्ग कहती है मेरा लाइफ असिस्टेंट बनना इतना भी सिंपल नहीं है, और वो उसे रूल्स पढ़ने के लिए देती है और उसे फॉलो करने के लिए कहती है। तो वो रूल्स देखने लगता है पर वो तो खत्म ही नहीं हो रहा था और वो शॉक्ड होकर कहता है 168 पेजेस। सॉन्ग पूछती है
क्या ये तुम कर सकते हो? ली कहता है ऑफ कोर्स कर सकता हूँ। और फिर संग डिनर बनाने के लिए कहती है और डिनर में सी फूड कुक करने के लिए कहती है। टोटल ली को सजेस्ट करने लगता है कि एक वुमेन की हार्ट को कैप्चर करने के लिए उसके स्टोमक से स्टार्ट करो। तो ली सॉन्ग से कहता है नो प्रॉब्लम, मैं कुकिंग में बहुत अच्छा हूँ। नेक्स्ट सीन में वो क्रैब्स को कुक करने वाला था और वो जैसे ही एक उठाता है तो वो उसे छोड़ देने की रिक्वेस्ट करने लगता है। तो वो उसे छोड़कर बाकियों को कुक करने वाला था, पर वो लोग भी रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि हमें भी छोड़ दो। ली मान जाता है और कहता है मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि मैं देख ही नहीं रहा और तुम लोग यहाँ से चले जाना। ऐसा कहकर वो अपनी आंखें क्लोज कर लेता है, पर तभी सॉन्ग आकर उन्हें कुक कर देती है और कहती है सी फूड को डायरेक्ट स्टीम में कुक करना चाहिए। ली ये देखकर रोने लगता है तो वो पूछती है क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? ली कहता है कुछ नहीं, ऐसे ही। तभी डोर नॉक होता है तो सॉन्ग डोर ओपन करने चली जाती है। तो ली क्रेब से माफी मांगने लगता है कि ब्रोस मुझ पर गुस्सा मत करना। सॉन्ग जैसे ही डोर ओपन करती है तो वो कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड फू होता है और वो बुके लेकर आया था। तो सॉन्ग कहती है हमारा ब्रेकअप हो चुका है। फू कहता है मुझे पता है मैं गलत था, मुझे तुम्हें अपने लिए तुम्हारे करियर को छोड़ने के लिए नहीं कहना चाहिए था, पर तुम मेरे बारे में भी तो सोचो। हमारी फैमिली में 8 जनरेशन के बाद मैं लड़का हुआ हूँ, मेरा भी तो कुछ इम्पोर्टेंस है। जब तक तुम मैरिज नहीं कर लेती तब तक ये कर लो, उसके बाद तुम्हें भी तो टाइम चाहिए होगा बच्चों को संभालने का, उनकी केयर करने का। तो सॉन्ग उसे चुप कराते हुए कहती है अगर तुमने कुछ और बोला तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। फू कहता है ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूंगा और उसे फिर से पेचअप करने के लिए कहता है। तो सॉन्ग मना करते हुए कहती है मैं पीछे मुड़कर नहीं देखती, मैं तुम्हें 3 सेकंड दे रहा हूँ, मेरे घर से चले जाओ। फू कहता है तुम गुस्सा क्यों कर रही हो, मैं सिंसियरली अपोलॉजी कर रहा हूँ, तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? और उसे फिर से मनाने की कोशिश कर रहा था। यह सब देखकर ली सोचने लगता है अगर इन दोनों के बीच पैचअप हो गया तो मैं अपनी पावर वापस कैसे लूंगा। और सॉन्ग को प्यार से कहने लगता है कि मैंने खुद तुम्हारे लिए सी फूड प्रिपेयर किया है। ये सुनते ही फू सॉन्ग से पूछने लगता है कि इस सब का मतलब क्या है? हमारा ब्रेकअप कुछ ही दिन पहले हुआ है और तुम मेरे पीठ पीछे किसी मैन को राइज कर रही हो। तो ली सॉन्ग का हाथ पकड़कर कहता है मैं मिस सॉन्ग के साथ उनके घर पर रहता हूँ, मैं बस उनकी लाइफ को अच्छे से केयर करता हूँ। तो वो कहता है सॉन्ग मेरी है, वो मेरी वुमेन है, मैं उसका अच्छे से केयर कर सकता हूँ। सॉन्ग कहती है हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तुम जाओ और अपनी लिटिल ब्यूटी को ढूंढ लो। फू कहता है तुम अभी भी उससे जलीस क्यों होती हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और वो 2-3 लड़कियों के नाम लेकर कहता है कि मैं इन्हें भी लाइक करता हूँ। ये सुनकर ली सोचता है ये कैसी बातें कर रहा है, मुझे इसे मारने का मन कर रहा है। फू कहता है ये सोचो ना एक सक्सेसफुल मैन के पीछे कितनी सारी वुमेन्स की सपोर्ट है, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? तुम्हारी और उनकी बहुत अच्छे से जमेगी। ली कहता है तो फिर एक सक्सेसफुल वुमेन के पीछे भी बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, हमें भी मिस सॉन्ग के लिए ये करना चाहिए, हमारी भी अच्छी बनेगी। ये सुनते ही वो गुस्सा करने लगता है और कहता है मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि बॉस कौन है। और वो उसे पंच मारने वाला था, पर ली सॉन्ग का हाथ पकड़कर अपनी पावर का यूज करता है और वो उस पंच का डायरेक्शन उसकी तरफ कर देता है, जिससे वो खुद ही को हिट कर देता है और सोचने लगता है कि ये सब क्या हुआ। तभी सॉन्ग सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेती है। थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी गार्ड आकर फू को वहाँ से लेकर चला जाता है और फिर ली कहता है ये था तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड, तुम इसके प्यार में कैसे पड़ सकती हो? तो वो कहती है हर कोई अपनी लाइफ में एक कमबैक से मिलता है और मुझे भी मिल गया, तब तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं इससे कैसे लव कर बैठी। अब जब मैं उस बारे में सोचती हूँ तो मुझे तो बिलीव ही नहीं होता कि मैंने इस जैसे कमबैक से प्यार किया था। और फिर वो उसे ये सब कुछ छोड़कर खाना खाने के लिए कहती है। तभी सॉन्ग ली का मरमेड वाला स्किन देख लेती है और पूछती है कि तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ? तो वो छुपाते हुए सोचता है लगता है मैं और अपनी मरमेड की आइडेंटिटी छुपा नहीं सकता और उसे कहता है सी फूड बनाते वक्त चोट लग गई थी, ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वो इस बार लैंड पर बहुत दिनों तक रह गया है, इसलिए उसकी मरमेड की स्किन बाहर आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके फिश कल्स पूरे बॉडी में अपियर हो जाएगा, इसलिए वो बहाना बनाने लगता है कि मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे रेस्ट करना चाहिए कहकर वहाँ से जा रहा था। सॉन्ग रोकर पूछती है क्या तुम्हें खाना नहीं खाना? तो मना करते हुए कहता है मुझे खाना पसंद नहीं कहकर वहाँ से चला जाता है और सॉन्ग को कुछ समझ नहीं आता। नेक्स्ट सीन में वो खाना खा रही थी, तभी वो नोटिस करती है कि उसमें फिश कल्स भी है और सोचने लगती है मैंने तो सिर्फ श्रिम्प्स और क्रैब्स बाय किया था, तो फिर ये कहाँ से आ गया? नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस में ली अपने पूरे बॉडी को कवर करके सॉन्ग के पास फाइल देने गया था। सॉन्ग उसे ऐसे देखकर पूछती है आज तो 30 डिग्री टेम्परेचर है, क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रही जो ऐसे ड्रेसअप होकर आए हो? ली मना करते हुए कहता है बिल्कुल नहीं। तो वो धीरे से कहती है इसने तो मुझे परेशान करके रखा है। तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय मेकअप प्रोडक्ट्स की अपग्रेड वर्जन के सैंपल लेकर आती है और उस सैंपल को देखकर चेक करने के लिए कहती है। ली कहता है अगर एक मेकअप सेटिंग स्प्रे से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो इसके अपग्रेड के बाद इसका प्राइस भी इंक्रीज होगा। तो वो मना करते हुए कहती है इसका प्राइस इंक्रीज नहीं होगा, बस इसका क्वालिटी इंक्रीज होगा। ली कहता है इसे देखकर नहीं लगता कि इसमें कुछ स्पेशल है। तो सॉन्ग अपने प्रोडक्ट के बारे में उसे बताने लगती है और उसमें क्या स्पेशल है वो भी बताती है। उसके बाद वो दूसरा प्रोडक्ट ली के हाथ पर लगाकर चेक करना चाहती थी और उसका हाथ पकड़ रही थी, तो ली उससे दूर हो जाता है और सोचने लगता है मेरे स्कल्स की वजह से कहीं मैं एक्सपोज ना हो जाऊं। सॉन्ग कहती है मैं बस
तुम्हारे हाथ पर प्रोडक्ट लगाकर टेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि एक मैन की बॉडी में गर्ल्स से ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है, इसलिए मैं सेटिंग स्प्रे यूज करके देखना चाहती थी कि वो बेटर इफेक्टिव है या नहीं। तो वो कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे हाथ पर टेस्ट क्यों कर रही हो, मेरे फेस पर कर लो। और अपना फेस दिखा रहा था तो सॉन्ग उसे ले जाकर सोफे पर गिरा देती है और उसके पास बैठती है। तो वो कहता है ये तुम क्या कर रही हो। वो कहती है टेस्ट कर रही हूँ और क्या करूंगी। और फिर वो उसके दोनों चिक्स पर लिपस्टिक से मार्क करके टेस्ट करने लगती है। और इन सारी प्रोसेस में ली सॉन्ग को अपने इतने क्लोज देखकर नर्वस हो रहा था। सॉन्ग अपना टेस्ट खत्म करके वहाँ से जाने लगती है, पर ली उसे रोककर अपने क्लोज कर लेता है और सोचता है कि मैं एक ह्यूमन फीमेल की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहा हूँ। ये सब मेरी बॉडी में जो पावर की कमी है जरूर उसकी वजह से हो रहा होगा। और उसे किस करने की कोशिश करता है, पर सॉन्ग कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम फिर से पिटना चाहते हो। तो वो उसे छोड़ देता है और बहाने बनाने लगता है कि तुम्हारे हाथ पर जो लिपस्टिक का मार्क है मैं तो बस उसे देख रहा था। सॉन्ग कहती है तो देख लिया। वो कहता है बहुत अच्छे से, और वो उसके प्रोडक्ट की तारीफ वगैरह करने लगता है। तो सॉन्ग कहती है तो फिर तुम मेरा हाथ क्यों नहीं छोड़ रहे हो। और फिर ली उससे दूर हो जाता है और वो वहाँ रखे दो प्रोडक्ट को उठा लेता है, एक व्हाइट और एक ब्लैक, और सॉन्ग से पूछता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सॉन्ग उसे उन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में बताने लगती है और उसमें क्या डिफरेंस है वो भी बताती है। ये सब सुनने के बाद ली सोचता है ये सेटिंग स्प्रे इतना इफेक्टिव है, हो सकता है कि मेरे स्किन के लिए भी अच्छा हो। और वो ब्लैक वाला लेकर अपने हाथ पर ट्राई करने लगता है। वो जैसे ही उसे यूज करता है उसके स्कल डिसअपेयर हो जाता है। ये देखकर खुश हो जाता है और सोचने लगता है लैंड पर रहने से मेरी स्किन जो ड्राई हो रही थी वो भी स्मूथ हो गया है। ये सब सोचकर स्माइल कर रहा था। तो सॉन्ग पूछती है ये तुम क्या कर रहे हो। ली कहता है तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, क्या तुम मुझे कुछ और बोतल दे सकती हो। वो कहती है ये प्रोडक्ट अभी बहुत सारे नहीं बने हैं, और वो उसे एक और बोतल देकर कहती है अभी मैं बस तुम्हें ये 2 ही बोतल दे सकती हूँ। ली कहने लगता है ये कितना अच्छा प्रोडक्ट है, तुम इसे जल्दी से लॉन्च क्यों नहीं कर रही हो, क्या सोच रही हो। सॉन्ग कहती है तुम इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हो। तो वो कहता है मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि कस्टमर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस अच्छे प्रोडक्ट को यूज करें। और पूछता है कि अगर कोई काम नहीं है तो मैं यहाँ से जाता हूँ। तो वो हाँ कहती है। उसके बाद वो अकेले में जाकर उस स्प्रे को अपने पूरे बॉडी में यूज कर लेता है ताकि फेस कर्ल्स डिसअपियर हो सके। और फिर कहने लगता है इस मेकअप सेटिंग स्प्रे ने तो मेरी फेस लाइफ को सेव कर लिया। अच्छा है कि इसमें अल्कोहल नहीं है जो मुझे इरिटेट नहीं करेगा, वरना तो मैं एक ड्रंकन फिश बन जाता। और सोचने लगता है अगर ये प्रोडक्ट सोल्ड होने लगेंगे तब मैं क्या करूंगा, मुझे कोई वे ढूंढना होगा इसे बाय करने का। उसके बाद नाइट का सीन देखते हैं जहाँ ली सॉन्ग के रूम में जाता है। सॉन्ग सो रही थी तो वो साइड में बैठकर उसका हाथ पकड़कर इमोशनल मूवी देखने लगता है, क्योंकि जब वो इमोशनल सीन देखकर रोएगा तो उसका टीयर्स मोती में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसने सॉन्ग का हाथ इसलिए पकड़ा था क्योंकि वो उसका हाथ पकड़कर ही अपने पावर का यूज कर सकता है। और वो ऐसे फनी वे में कुछ मोती कलेक्ट करने लगता है। और फिर कुछ मोती बन जाने के बाद वो सोचने लगता है कि इसे सोल्ड करके इसके पैसों से कंपनी का कुछ शेयर खरीद लूंगा और शेयर होल्डर बन जाऊंगा, तो फिर प्रोडक्ट्स की आउट ऑफ स्टॉक होने का कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। तभी वो मिस्टेक से कुछ पेपर्स वगैरह देख लेता है और उसे पता चलता है कि कंपनी के पास तो बहुत सारे पेटेंट्स वगैरह हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों ऑफिस जाते हैं और ली ने मिस्टीरियस तरीके से कंपनी के कुछ शेयर्स बाय कर लिया है और वो मिस्टीरियस शेयर होल्डर बन गया है। और इस बारे में 2 एम्प्लॉइज बात कर रहे थे कि दूसरे पार्टी को कोई डिवाइडेंस वगैरह नहीं चाहिए, उसे बस मेकअप सेटिंग स्प्रे प्रोवाइड करना है। वर्ल्ड में ऐसा कोई कैसे कर सकता है। ये सब सॉन्ग भी सुन रही थी और कहती है जिसे प्रोडक्ट्स चाहिए उसे स्टोर में जाकर बाय करना होगा, यहाँ तक कि शेयर होल्डर्स को भी, और मेरे पास भी कोई स्पेशल राइट्स नहीं है। और बेचारा ली ये सब सुनकर सैड हो जाता है कि इतने देर तक रोने का कोई फायदा नहीं हुआ, सब बेकार हो गया। और फिर सॉन्ग एम्प्लॉइज से कहती है कि आज रात न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है तो कोई गलती नहीं होना चाहिए, और फिर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में फू को अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ प्रोडक्ट लॉन्च होने के मेनू के बाहर देखते हैं। वो लोग फू से पूछते हैं कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने की मेनू पर हम लोग क्या कर रहे हैं। फू कहता है काफी सोचने के बाद मुझे पता चला कि अब मुझे सॉन्ग क्यों नहीं चाहती। फर्स्ट पॉइंट ये है कि उसका तो एक सक्सेसफुल करियर है जिससे वो मेरे पैसों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, और सेकंड पॉइंट वो प्रीटी बॉय सॉन्ग को जरूर सेड्यूस कर रहा होगा। और ली पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम हैंडसम हो तो कुछ भी कर सकते हो। बॉडीगार्ड्स पूछने लगते हैं कि अब हम क्या करेंगे। तो वो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने में गड़बड़ करने के लिए कहता है और उन्हें भेज देता है। और फिर मेन्यू पर ली और सॉन्ग आते हैं। सॉन्ग आते ही पूछती है क्या सारा अरेंजमेंट हो गया है। तो ली बताता है आधे घंटे के अंदर सारा अरेंजमेंट हो जाएगा और न्यू प्रोडक्ट लॉन्च टाइम पर होगा। और फिर एक एम्प्लॉय ली को बुलाती है तो वो वहाँ चला जाता है। वो छुपकर देख रहा था और कहता है अगर तुम्हारे प्रोडक्ट के मटेरियल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो तुम लोग क्या करते हो मैं भी देखता हूँ। तभी उसके बॉडीगार्ड्स एक मटेरियल को लेकर जा रहे थे तो सॉन्ग उन्हें देख लेती है और पूछती है कि तुम लोग कौन हो। तभी वो मटेरियल सॉन्ग पर गिरने वाला था पर ली आकर उससे बचा लेता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। और फू भी रिलैक्स होता है। तभी सॉन्ग को ऐसा लगता है कि उसे एक्सीडेंट से बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि ली ही था, और वो इस बारे में उसे पूछती है तो वो मान जाता है कि उसी ने सॉन्ग को सेव
किया था। सॉन्ग पूछती है तो तुमने इस बारे में मुझे पहले बताया क्यों नहीं। ली सोचता है मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं अपनी पावर वापस पाने के लिए तुम्हें जानबूझकर अप्रोच कर रहा हूँ, और वो एक्सक्यूज वगैरह देने लगता है। तभी एक एम्प्लॉय आकर इस एक्सीडेंट के लिए सॉन्ग से माफी मांगने लगती है। तो वो कहती है इस एक्सीडेंट के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, अभी जाकर सारा अरेंजमेंट चेक करो। तो वो हाँ कहकर वहाँ से चली जाती है। और फिर सॉन्ग नोटिस करती है कि उस मटेरियल पर ली के हाथ का मार्क रह गया है, और उसे पूछती है कि एक ऑर्डिनरी पर्सन के पास इतना स्ट्रेंथ कैसे। ली कहता है मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि मेरे डैड गैम्बलिंग करते हैं, तो डेप्थ को अवॉइड करने के लिए मैंने सेल्फ डिफेंस सीख लिया था। सॉन्ग कहती है डोंट वरी, अब जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें ज्यादा सफर नहीं करना पड़ेगा। तो वो थैंक यू कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में फू के साथ वो दोनों ली और सॉन्ग पर नजर रखे हुए थे। उन दोनों को मस्ती करते हुए देख फू गुस्सा करने लगता है कि इन दोनों की हिम्मत कैसे हुई पब्लिक प्लेस में इतना क्लोज होने की। बॉडीगार्ड्स कहने लगते हैं अभी तक हमने कुछ भी गड़बड़ नहीं किया, तो अब हम क्या करेंगे। तो वो कुछ गड़बड़ करने के लिए साइड पर जो मनी ट्री था उस पर पानी डालने लगता है ताकि वो मर जाए, पर बॉडीगार्ड बताता है इसमें पानी डालने से ये इमीडिएटली नहीं मरेगा। तो वो रुक जाता है और खुद को शांत करता है और कहता है अब मैं अपनी मनी का यूज करूंगा और इन सभी मॉडल्स को स्टेज पर आने ही नहीं दूंगा। नेक्स्ट सीन में एक एम्प्लॉय सॉन्ग को आकर बताती है कि फू कंपनी ने सारे मॉडल्स को ब्राइब दी है, जिस वजह से वो लोग फू कंपनी में चले गए हैं। अब हम क्या करेंगे। तो सॉन्ग फू पर गुस्सा करने लगती है कि वो ये सब क्या कर रहा है, और कहती है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, अगर मॉडल्स भाग गए तो क्या हो गया, मैं खुद करूंगी। तभी एक और एम्प्लॉय आकर बताती है कि मेकअप आर्टिस्ट को भी ब्राइब दी गई थी, इसलिए वो भी भाग गई। तो सॉन्ग परेशान हो जाती है। तभी ली उन एम्प्लॉयज को जाने के लिए कहता है और सॉन्ग से कहता है मैं मेकअप आर्टिस्ट की एक्ट कर लेता हूँ। वो पूछती है क्या तुम कर लोगे। तो वो बताता है कि मैंने रिसेंटली हमारे न्यू प्रोडक्ट के बारे में स्टडी किया है, तो मैं ये कर लूंगा। सॉन्ग उसकी बात मान जाती है और फिर दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, और फिर सॉन्ग अपने न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में सबको बहुत अच्छे से बताती है, और मीडिया वालों के क्वेश्चन वगैरह का आंसर भी बहुत अच्छे से देती है। उसके बाद ली प्रोडक्ट्स के स्पेशलिटी के बारे में बताते हुए सॉन्ग पर अप्लाई करके दिखाता है, और फिर सब लोग उसके इस टेस्ट के बाद उसके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो जाते हैं। वहाँ पर फू भी था और इस इवेंट को अच्छे से होता हुआ देख कहने लगता है पर मैं इस इवेंट को अच्छे से नहीं होने देना चाहता था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोचकर वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। और फिर सॉन्ग समर सीजन के लिए जो स्पेशल सनस्क्रीन पाउडर बनाई थी उसके बारे में बताने लगती है, और ली जब ये प्रोडक्ट सॉन्ग पर अप्लाई कर रहा था तो वो कुछ ज्यादा ही सॉन्ग के क्लोज चला जाता है, जिससे वो नर्वस होकर उसका फेस रेड होने लगता है। और सॉन्ग भी सोच रही थी कि इसका फेस रेड क्यों हो रहा है, और जैसे ही ली को रियलाइज होता है तो वो एक स्प्रे बोतल लेकर सॉन्ग से एक्सक्यूज करके वहाँ से चला जाता है। एक्चुअली में उसके स्कल्स फिर से आने लगे थे, इसलिए वो अकेले में जाकर फिर से स्प्रे अप्लाई करने लगता है, और सोचने लगता है कि मैं इन दिनों सॉन्ग को सेड्यूस करने के चक्कर में ये भूल ही गया कि ये सीजन मरमेड्स के ब्रीडिंग सीजन चल रहा है। तभी वहाँ पर सॉन्ग आती है और वो उसे देख लेती है और पूछती है कि तुम्हारे बेली पर ये क्या हुआ। ली मना करते हुए कहता है कि कुछ नहीं हुआ, मैं बस थोड़ा हॉट फील कर रहा हूँ, तुम जाकर अपना वर्क करो। पर वो उसके क्लोज जाकर पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना रेड क्यों हो रहे हो। पर ली उसे खुद से दूर करता है तो सॉन्ग गिरने वाली थी। तभी ली उसे पकड़ लेता है और सोचने लगता है कि मरमेड की ब्रीडिंग में बहुत टाइम लगता है, मुझे अभी कोल्ड वाटर चाहिए, पर मैं अभी सी में वापस नहीं जा सकता, इसलिए मुझे अभी सॉन्ग का हेल्प लेना होगा। और उसे झूठ बोलने लगता है कि मुझे बचपन से ये एक स्ट्रेंज डिजीज है, इस सीजन में मैं कुछ दिनों तक बहुत हॉट फील करता हूँ और डॉक्टर ने कहा है कि मुझे कोल्ड वाटर चाहिए कूल डाउन होने के लिए। तो सॉन्ग कहती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हें मुझसे सीक्रेट नहीं रखना चाहिए था, और मेरे साथ चलो कहकर उसे स्विमिंग पूल में लेकर जाती है। ली वहाँ पर किसी को न देखकर पूछता है कि यहाँ पर कोई क्यों नहीं है। सॉन्ग कहती है ये एंटायर स्विमिंग पूल मेरे कब्जे में है और तुमने आज प्रोडक्ट लॉन्च में बहुत हेल्प की है, इसलिए ये सब तुम्हारे लिए एज ए थैंक यू। ली सोचता है ये ब्रीडिंग सीजन चल रहा है शायद, इसलिए मुझे ये बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। और जैसे ही सॉन्ग स्विमिंग सूट लेने जाती है तो ली पूल के अंदर चला जाता है। जैसे ही सॉन्ग वापस आती है और देखती है कि वहाँ ली नहीं है तो वो परेशान होकर उसे ढूंढने लगती है, और ली पूल के अंदर मरमेड बन गया था। सॉन्ग परेशान होते हुए कहती है 3 मिनट हो गए हैं, क्या तुम्हें सांस नहीं आ रही। ली सोचता है अभी भी मेरा टेम्परेचर कूल डाउन नहीं हो रहा है, और सॉन्ग की वॉइस से मेरे हार्ट को स्ट्रेंज फील हो रहा है। और फिर सॉन्ग कहती है क्या तुम डूब गए हो, मैं हूँ यहाँ तुम्हें सेव करने के लिए। पर तभी ली ह्यूमन बन के बाहर आ जाता है और कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो वो उसे डांटने लगती है कि तुमने मुझे डरा दिया था, मुझे लगा कि तुम डूब रहे हो, और उसके हेल्थ के बारे में पूछती है कि क्या अब तुम ठीक हो। ली कहता है अभी भी थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है। तो सॉन्ग डॉक्टर को बुलाने लगती है उसे ट्रीट करने के लिए, पर ली उसे रोक देता है और उसका हाथ पकड़कर उसे किस कर देता है, और वहाँ से जाने वाला था पर सॉन्ग उसे जाने नहीं देती। तभी ली को रियलाइज होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो अपने किए को कवर अप करने के लिए बहाने बनाने लगता है कि देखो तुम्हारा प्रोडक्ट कितना अच्छा है, तुम्हारा फेस पूरा गीला हो गया फिर भी तुम्हारा मेकअप रिमूव नहीं हुआ। सॉन्ग कहती है टॉपिक चेंज मत करो, मैं बिना किसी रीजन के किसेस एक्सेप्ट नहीं करती। ली कहने लगता है तुम क्या करना चाहती हो, तो वो उसे किस कर लेती है और ली का पावर भी रिटर्न
होने लगा था तो ली सोचता है इसका मतलब सॉन्ग मुझसे प्यार करने लगी है। पर तभी कबाब में हड्डी फू आ जाता है और वो उन दोनों को डिस्टर्ब कर देता है। तो ली गुस्सा कर रहा था कि थोड़ी देर और था, पर सॉन्ग तो कुछ और ही समझ रही थी। फू आकर सॉन्ग से कहता है मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसी पर्सन हो। तुम अपने प्रोडक्ट की वाटरप्रूफ टेस्ट करने वाली थी ना, तो तुम ऐसे स्विमिंग पूल में कर रही हो। और वो उस पर गुस्सा कर रहा था। तो सॉन्ग कहती है तुम कितना नॉइस क्रिएट कर रहे हो। फू कहता है तुम तो ऐसे बात लेने से हेट करती हो, इसका मतलब क्या तुम मुझे हेट करती हो। तो सॉन्ग कहती है तुमने सही समझा। और फिर फू ली पर गुस्सा करता है और कहता है तुम बाहर आकर मुझसे चैलेंज करो। पर ली उसे पूल में आने के लिए कह रहा था। तभी संग फू को लात मारकर पूल में गिरा देती है। और फिर फू एक्टिंग करने लगता है कि मुझे स्विमिंग नहीं आती और सॉन्ग से हेल्प मांगता है। पर संग ली की हेल्प करती है बाहर निकलने में और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फू गुस्सा कर रहा था और कहता है मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं ही तुम्हारे लिए सुइटेबल हूँ। नेक्स्ट सीन में ली और सॉन्ग घर पहुँच जाते हैं और सॉन्ग ब्लश करते हुए पूछती है कि अब हम दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है। तो ली कुछ कह ही नहीं पाता और बहाने बनाने लगता है कि मुझे फिर से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ, कहकर वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और बेचारी सॉन्ग सैड होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ली परेशान बैठा था और कहता है लगता है सॉन्ग मुझसे प्यार करने लगी है, अब मैं क्या करूँ। टोटल कहता है ये अच्छा नहीं है। तो फिश कहता है ये कैसे अच्छा नहीं है, ये तो अच्छी बात है। और ली से कहता है नेक्स्ट टाइम उसे किस करके अपनी पावर वापस ले आना और तुम मुझे लेकर सी में वापस चले जाना और फिर हम कभी नहीं आएंगे। ली कहता है क्या वापस नहीं आना सही रहेगा। फिश कहता है तुम इस कलरफुल लैंड को छोड़कर नहीं जाना चाहते या फिर सॉन्ग को। ली इनकार करते हुए कहता है कि मैं उसे मिस क्यों करूंगा, मैं तो कल मॉर्निंग होने का वेट कर रहा हूँ ताकि मैं उसे किस करके इमीडिएटली सी में वापस चला जाऊँ। और फिर वो ऐसे ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठकर जल्दी से तैयार हो रहा था कंपनी जाने के लिए और खुद को कह रहा था कि मैं ये सब सॉन्ग को अवॉइड करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूँ और मुझे कंपनी के परफॉर्मेंस की परवाह है। ऐसा कहने के बाद वो सॉन्ग के आने से पहले ही अकेले कंपनी चला जाता है। तभी सॉन्ग आकर देखती है कि वो जा चुका है तो वो कहने लगती है ये मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है। नेक्स्ट सीन में कंपनी में सॉन्ग ली के पास जाती है। ली उसे देखकर अवॉइड करके वहाँ से जा रहा था तो सॉन्ग उसे रोकती है और कॉन्फेस कर देती है कि अब मैं श्योर हूँ, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और उसे किस करने वाली थी। पर ली उसे रोकता है तो वो कहती है इसका मतलब यही तुम्हारा आंसर है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सॉन्ग जैसे ही बाहर आती है तो वो देखती है कि फुल प्रिपेयर होकर उसे प्रपोज करने आया है। तो वो उस पर गुस्सा करती है कि तुम हॉस्पिटल जाकर अपने मेंटल हेल्थ का चेकअप करवाओ। पर वो कहाँ सुधरने वाला था और वो उसे सबके सामने मैरिज के लिए प्रपोज करने लगता है और सब लोग सॉन्ग को हाँ कहने के लिए कह रहे थे। पर तभी वहाँ पर ली आकर फू का बुके डस्टबिन में फेंक देता है और कहता है मिस सॉन्ग को बैड पीपल से दूर रखना ही मेरा ड्यूटी है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो उसका इंसल्ट करते हुए कहता है श्रिम जैसे वर्क करने वाला मुझे बुली कर रहा है और सॉन्ग से पूछता है क्या तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। तो ली उसे अपने पावर से हिट करता है और कहता है मैं कोई श्रिम्प नहीं हूँ, मैं सी का हाई लेवल फिश हूँ। फू सॉन्ग से कहता है देखो तुम्हारे असिस्टेंट ने मुझे बुली किया। पर वो तो ली को ये सब कुछ करते हुए देख खुश हो रही थी और सोचती है मुझे लगा नहीं था कि ये ऐसा कुछ करेगा। सॉन्ग को कुछ नहीं कहते हुए देख फू कहने लगता है ये प्रीटी बॉय थोड़ा सा ज्यादा हैंडसम है पर मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैं रिच हूँ, मेरे पास बॉडीगार्ड्स हैं, पर ये सब कुछ क्यों कर रहा है। तो ली सॉन्ग को क्लोज करते हुए कहता है क्योंकि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ये सुनकर सॉन्ग खुश हो जाती है। पर फू ये सब कुछ देखकर एक्टिंग करने लगता है कि इसने मुझे हिट किया है और इंजरीज की टेस्ट करवाने की जरूरत है। तो सॉन्ग कहती है तो सॉन्ग उसे हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवाने के लिए कहती है और कहती है जितना भी मेडिकल एक्सपेंस होगा उसका मैं 3 टाइम्स ज्यादा पे कर दूंगी। और वो बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उसे वहाँ से ले जाने के लिए कहती है। तो वो लोग उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। सबके जाने के बाद सॉन्ग ली से कहती है अब से मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगी और अब से तुम मुझसे कुछ मत छुपाना। तो वो हाँ कहता है। सॉन्ग कहती है अब हम कपल बन गए हैं तो वही करें जो कपल करते हैं और फिर दोनों किस करते हैं। पर तभी ली का पावर उसके अंदर वापस आ जाता है और सॉन्ग बेहोश हो जाती है। तो ली समझ जाता है कि ये उसकी मरमेड की पावर की वजह से हो रहा है तो वो अपना पावर फिर से उसके अंदर डाल देता है। तभी सॉन्ग थोड़ी देर के लिए होश में आती है और वो फिर से बेहोश हो जाती है। तो ली उसे घर लेकर जाता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग अभी भी बेहोश थी और ली उसका केयर कर रहा था और फिर टोटल से पूछता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मेरे पावर की पिल्स मेरे पास वापस आ गई तो सॉन्ग बेहोश क्यों हो गई। तो वो बताता है कि अगर सॉन्ग के पास वो पिल नहीं रहा तो वो मर जाएगी। ली गुस्सा करता है और कहता है कि वो नहीं मर सकती और फिर उसे समझ आता है कि उस दिन उस एक्सीडेंट में सॉन्ग मरने वाली थी पर उसकी पावर्स की वजह से उस दिन वो बच गई और अब वो पावर जब ली में वापस आ रहा है तो सॉन्ग की लाइफ डेंजर में पड़ रहा है। टोटल कहता है वो पावर पिल के साथ ही जिंदा रह सकती है और अगर वो पिल तुम्हारे अंदर वापस नहीं आया तो तुम भी मर जाओगे। ली कहता है डेथ से मुझे डर नहीं लगता, मैं अपना लास्ट 3 मंथ सॉन्ग के साथ रहूंगा। और फिर सॉन्ग को होश आने लगता है तो ली ये देखकर खुश हो जाता है। सॉन्ग होश में आने के बाद एम्बैरेस होने लगती है कि वो रोमांटिक मोमेंट पर बेहोश हो गई और यहाँ ये सीन कट होता है। नेक्स्ट डे सॉन्ग ली से फोन पर बात करते हुए जा रही थी। वहाँ पर एक फेमस डॉक्टर ली भी होते हैं और वो सॉन्ग को रोककर कहते हैं कि तुम्हारा और
रहा तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और फिर उसे एक फोटो दिखाते हैं। फोटो को देखकर सॉन्ग याद करने लगती है कि ऐसा ही मार्क उसने ली के हाथों पर भी देखा था, पर वो डॉक्टर को कुछ नहीं बताती है और कहती है ये आपके हाथों पर क्या हुआ। डॉक्टर ली कहते हैं ये एक मिरेकल है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। तो सॉन्ग भी कहती है कि मैंने भी कुछ नहीं देखा। डॉक्टर कहते हैं अगर तुम्हें कुछ याद आ गया तो मुझसे कांटेक्ट करना कहकर अपना कार्ड देकर वहाँ से चले जाते हैं। और उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ तो पता है। सॉन्ग कार्ड को देखकर समझ जाती है कि ये बायोलॉजी के बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं। और फिर उसे कुछ अनयूजुअल स्मेल फील होता है, पर वो इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में कंपनी में एक लड़की ली को देखकर लाइक करने लगती है और वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और अपनी एक फोटो खींचने के लिए कहती है, पर ली इग्नोर करके जा रहा था तो वो उसे रोक कर कहती है तुम पहले मैन हो जिसने मुझे रिजेक्ट किया, और वैसे भी मैं प्रोडक्ट्स के डिस्प्ले फोटोज लेने जा रही हूँ तो मैं देखना चाहती हूँ कि मैं कैमरे में कैसे दिख रही हूँ। ली मान जाता है और उसके फोटो खींचने लगता है और ये देखकर एम्प्लॉइज आपस में बात करने लगती हैं कि ये लड़की कभी भी किसी के साथ भी फ्लर्ट करने लगती है। वो लड़की फोटो खिंचवाने के बाद बहाने से नंबर मांगती है कि वो उसे फोटो सेंड कर दे। ली उसे नंबर दे रहा था तभी वहाँ पर सॉन्ग आ जाती है। सॉन्ग को देखकर वो लड़की कहने लगती है तुम्हारे कंपनी में तो बहुत हैंडसम एम्प्लॉइज हैं, और ली से कहती है मैंने तुम्हें कॉन्टेक्ट में ऐड कर दिया है, याद करके मेरा फोटो सेंड कर देना। तो वो सॉन्ग के क्लोज जाता है और कहता है अपना फोन निकाल कर चेक करो, और फिर उस लड़की से माफी मांगते हुए कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ही स्ट्रिक्ट है इसलिए वो तुम्हें फोटो सेंड कर देगी। तो वो कहती है इसका मतलब पहले से ही तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है। सॉन्ग जैसे ही फोटो भेजती है वो देखकर पैनिक करने लगती है कि मेरा मेकअप उतर गया और मेरा सनस्क्रीन भी खराब हो गया। तो सॉन्ग उसे अपनी कंपनी के प्रोडक्ट सजेस्ट करती है और वो टेस्ट वगैरह भी करके दिखाती है कि वो बहुत अच्छा है। तो वो लड़की कहती है ये तो बहुत अच्छा है पर मैं इसे बाद में यूज करूंगी क्योंकि मैंने अभी मेकअप किया हुआ है, और अगर इसके ऊपर सनस्क्रीन पाउडर लगा दिया तो ये बहुत थिक हो जाएगा और गंदा लगेगा। पर सॉन्ग समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम इसके ऊपर भी इस पाउडर का यूज कर सकती हो, और वो उसके फेस पर अप्लाई कर देती है जिससे देखकर वो बहुत ही सेटिस्फाई हो जाती है और कहती है मुझे ऐसी ही प्रोडक्ट की जरूरत थी, जब मैं बाहर शूटिंग वगैरह करती हूँ तो मुझे ये बहुत हेल्प करेगा। और फिर तीनों ड्रिंक करने चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग बहुत ड्रंक हो गई थी तो ली कहता है तुमने तो बस थोड़ा सा ही ड्रिंक किया था, इतने में ही तुम इतना ड्रंक हो गई। तो वो कहती है मैं यूजुअली इतना ड्रिंक नहीं करती, आज हमारे प्रोडक्ट्स के डेब्यूट था और स्टोर से सारा प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो गए, मैं बहुत खुश हूँ। और वो उसे घर चलने के लिए कहती है तो ली उसे वहाँ पर खड़े रहने को कहकर गाड़ी लेने चला जाता है। सॉन्ग ड्रंक होकर जा रही थी तभी एक गाड़ी से कुछ गुंडे आकर उसे पीछे से हिट करने वाले थे, पर ली आकर सॉन्ग को सेव कर लेता है और सॉन्ग को पता न चले इसलिए वो सॉन्ग को गुंडों की तरफ देखने ही नहीं देता। तो सॉन्ग कहने लगती है मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। ली कहता है मुझे पता है, चलो हम एक गेम खेलते हैं, और वो अपने टाई को पट्टी बनाकर उसकी आंखों में बांध देता है और फिर वो सभी गुंडों से फाइट करता है। इसी बीच सॉन्ग गिरने वाली थी तो वो उसे संभाल लेता है और सोचता है कौन है जो सॉन्ग को टारगेट कर रहा है, मैं इसे हर्ट नहीं होने दूंगा। सॉन्ग पूछती है कि ये साउंड क्या था, पर वो उसे होल्ड करने को कहकर उसे अपनी टेलीपोर्ट पावर का यूज करके पूल एरिया में ले आता है। ये देखकर सॉन्ग शॉक्ड होकर पूछती है कि हम यहाँ कैसे आ गए। तो ली कहता है मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। तो वो कहती है हम तो स्ट्रीट पर थे, यहाँ कैसे आ गए, क्या हम टेलीपोर्ट होकर आए हैं। ली कहता है तुम सही सोच रही हो। ये सुनते ही वो घबराकर पीछे हो जाती है और पूछती है कि तुम कौन हो। तो ली उसे अपने क्लोज करता है और कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। और फिर वो ह्यूमन से मरमेड में ट्रांसफर होकर दिखाता है। ये देखकर सॉन्ग शॉक्ड हो जाती है और फिर ली कहता है जैसा कि तुमने देखा मैं एक मरमेड हूँ और मैं ओशन से बिलोंग करता हूँ, पर अब यहाँ मैं लैंड पर तुम्हें मिस करता हूँ। अब कोई है जिसके लिए मैं वरीड होता हूँ, जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और पूछता है अब तुम्हें सब कुछ पता चल गया तो क्या अब भी तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। तो सॉन्ग कुछ नहीं कह रही थी। ये देखकर ली कहता है मुझे पता है कि तुम्हारा आंसर क्या होने वाला है, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ कहकर जा रहा था, पर सॉन्ग उसे रोकती है और कहती है अभी जो मेरे सामने खड़ा है वो हमेशा मेरे साथ होता है, मुझे प्रोटेक्ट करता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम ह्यूमन हो या फिश, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो ली खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों घर पर मूवी देख रहे थे पर सॉन्ग उसे ही देखने लगती है। तो ली पूछता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। सॉन्ग पूछती है तुम कम्युनिकेट कैसे करते हो। तो वो बताता है कि तुम ह्यूमन जैसे ही, कलर विजन इफेक्ट की वजह से जब हम सी में होते हैं तो हम अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। सॉन्ग एक्साइटेड होकर पूछती है इसका मतलब तुम सी के अंदर जितने भी क्रिएचर्स हैं तुम उन सभी से कम्युनिकेट कर सकते हो। ली हाँ कहता है तो वो उसे अपने साथ लेकर चली जाती है और गोल्ड फिश के पास लेकर जाती है और कहती है इनसे कम्युनिकेट करके बताओ कि ये मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। पर गोल्ड फिश तो उसकी बुराई करने लगते हैं कि ये टू मच है, ये हमेशा ओवर टाइम वर्क करती रहती है और हमें
खाना देना भी भूल जाती है और हमारा वाटर भी चेंज नहीं करती। सॉन्ग पूछती है ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्या तुम्हें समझ आ रहा है? तो ली झूठ बोल देता है कि ये लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो और कैपेबल हो, तुम बहुत हार्डवर्क करती हो ना, इसलिए ये लोग तुम्हारे लिए सॉरी फील कर रहे हैं। ये सुनकर सॉन्ग खुश हो जाती है कि मुझे यही एक्सपेक्ट था गोल्डन फिश से, मैं जो इन्हें राइस करती हूँ कहकर उन्हें और ज्यादा खाना दे देती है। और फिर वो ली को गौर से देखने लगती है तो वो पूछता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? सॉन्ग पूछती है क्या तुम्हारा टीयर्स मोती बन जाता है? तो ली कहता है ऑफ कोर्स, और वो उसका हाथ पकड़कर खुद को स्लैप मारकर रोकर दिखा देता है कि उसके टीयर्स सच में मोती बनते हैं। ये देखकर सॉन्ग बहुत खुश हो जाती है और वो ओनियन लेकर आती है और कहती है मुझे फीमेल स्टार की तरह ऑस्ट्रेलियन व्हाइट मोती चाहिए। ली कहता है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तो वो कहता है ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ पर मुझे मोती भी चाहिए। तो ली मान जाता है और रोने लगता है जिससे बहुत सारे मोती हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग ने उस मोतियों का एक नेकलेस बना लिया होता है और फिर उसे कहती है मैंने सुना है कि मरमेड्स बहुत अच्छा गाना गाते हैं, और वो उसे अपने लिए एक सॉन्ग सिंग करने के लिए कहती है। तो ली बहुत ही बेसुरी आवाज में उसके लिए गाना गाने लगता है। तो सॉन्ग उसे चुप कराती है और कहती है तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, नेक्स्ट टाइम से कभी मत गाना। और पूछती है क्या तुम हर रोज मुझे वर्क पर टेलीपोर्ट कर दोगे? तो वो हाँ कहता है और कहता है मैं यहाँ से तुम्हें बेडरूम पर टेलीपोर्ट कर सकता हूँ, कहकर उसे लेकर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सॉन्ग वर्क पर जाने के लिए रेडी हो रही थी और कहती है मेरे पास कितना अच्छा बॉयफ्रेंड है जो टेलीपोर्ट कर सकता है, इसलिए मैं स्लोली मेकअप कर सकती हूँ, कहकर वो अपना कोई प्रोडक्ट ढूंढ रही थी। तभी ली वो प्रोडक्ट लेकर आता है और उसे देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ साथ तुम्हारा असिस्टेंट भी हूँ। और फिर सॉन्ग मेकअप वगैरह करने के बाद कहती है देखा कितना नेचुरल लुक आ रहा है, नो मेकअप लुक। और फिर सॉन्ग उस पर भी सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर रही थी, तभी वो नोटिस करती है कि ली को चोट लगा है। ली कहता है कुछ नहीं हुआ, पेन नहीं हो रहा है, शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लैंड पर बहुत ड्राइनेस है, इसलिए मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। और कहता है तुम मुझे ऐसे सेटिंग स्प्रे और दे देना, इसे अप्लाई करने के बाद मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील करता हूँ। और उसे अप्लाई करने के लिए कहता है तो वो अप्लाई करने लगती है। तभी टोटल कहने लगता है अगर तुम्हारे पावर्स तुम्हारे पास वापस नहीं आया तो तुम मर जाओगे। तो ली उसे चुप करा देता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग टोटल से बात कर रही थी कि क्या तुम्हें पता है कि रिसेंटली ली के साथ क्या हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। और फिर उसे रियलाइज होता है कि वो तो उसकी बात समझ ही नहीं पाएगी कि वो क्या कह रहा है। तभी उसकी नजर सीसीटीवी कैमरा पर पड़ता है और वो प्रीवियस वीडियो देखने लगती है और वो उसी टाइम की फुटेज देखती है जब ली ये प्लानिंग कर रहा था कि वो अपनी पावर वापस पाने के लिए सॉन्ग को खुद से प्यार करवाएगा। और फिर उसे उस फेमस डॉक्टर की याद आती है तो वो सब कुछ क्लियर होने के लिए उसे कॉल करके इस बारे में पूछती है। तो डॉक्टर उसे सब कुछ बता देता है कि मरमेड्स के लिए सुपर पावर पिल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर वो पिल उनके पास नहीं हुआ तो वो अपने सारे सुपर पावर्स खो देंगे और ओशन में भी वापस नहीं जा सकते, लैंड पर ही ट्रैप्ड होकर रह जाएंगे और यहाँ पर ही उनकी डेथ हो जाएगी। और अगर उनकी पिल किसी और के पास है तो वो तभी उसे वापस सक्सेसफुली रिसीव कर सकते हैं जब दूसरे पर्सन को उनसे प्यार हो जाएगा। ये सब जानने के बाद सॉन्ग को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ली बस अपने सुपर पावर्स वापस लेने ही उसके क्लोज आया था। और फिर ली जब उसके लिए खाना लेकर आता है तो सॉन्ग उससे इस बारे में बात करती है और पूछती है कि तुमने मुझे इसलिए अप्रोच किया था ना क्योंकि तुम मुझसे अपना सुपर पावर वापस लेना चाहते थे। ली कुछ कहने वाला था पर सॉन्ग पूछती है क्या तुम्हारा सुपर पावर सच में मेरे अंदर है? तो वो हाँ कहता है। तो सॉन्ग कहती है फर्स्ट तुमने मुझे अप्रोच किया और फिर तुम मेरे घर आ गए और फिर तुम मेरे अच्छे से केयर करने लगे ताकि मैं तुमसे प्यार करने लगूं। ली हाँ कहता है। तो वो कहती है तुम तो अपने काम में सक्सेसफुल हो गए, अब मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ तो तुम अपना सुपर पावर्स लेकर जल्दी से यहाँ से चले जाओ। ली उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला था पर तभी उसे याद आता है कि अगर वो पिल सॉन्ग के अंदर नहीं रहा तो वो मर जाएगी और अगर वो सुपर पावर ली के अंदर वापस नहीं आया तो वो मर जाएगा। वो ये सब कुछ याद करके सोचने लगता है सॉन्ग अभी ब्रेकअप करना चाहती है, यही अच्छा होगा मैं उसके सामने ही बबल बनकर डिसअपेयर हो जाऊं, इससे अच्छा यही होगा कि अभी ही ब्रेकअप हो जाए। और फिर उसे हक कर लेता है और कहता है मैं जरूर चला जाऊंगा, तुम्हें क्या लगा था मुझे अपने सुपर पावर वापस मिलने के बाद मैं यहाँ रहूंगा? तो वो गुस्से में उसे खुद से दूर करती है। वो खुद को कंट्रोल करके कहता है मुझे अब अपनी सुपर पावर वापस मिल गया है। तो सॉन्ग गुस्सा करते हुए उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और फिर ली टोटल को लेकर उसे कुछ कहने वाला था पर सॉन्ग उसे घर से बाहर निकाल देती है और डोर लॉक कर देती है। पर दोनों ही सैड थे और रोने लगते हैं। ली जैसे ही वहाँ से जाता है तो सॉन्ग देखती है कि उसके टीयर्स मोती में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो वो समझ जाती है कि ली ने अपने सुपर पावर वापस नहीं लिया और वो उसे ढूंढने जाती है। सॉन्ग जैसे ही ढूंढते हुए बाहर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर ली का ब्लड गिरा हुआ है। तभी उसे कोई पीछे से हिट कर देता है और ये सीन यही कट होता है। नेक्स्ट सीन में वो गुंडे सॉन्ग को ली के पास लेकर जाते हैं जहाँ ली का कंडीशन बहुत ही खराब था। तो वो कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना वीक क्यों हो गए हो? तभी वहाँ पर वही पर्सन आता है जिसने ये सब कुछ किया है और वो कोई और नहीं बल्कि वही फेमस डॉक्टर था। और वो कहता है अभी इसकी कंडीशन बहुत ही खराब है क्योंकि इसके अंदर
अंदर उसकी सुपर पावर्स नहीं है, ये कभी भी बबल बनकर डिसअपेयर हो सकता है। और उसी ने ही पहले सॉन्ग पर अटैक करवाया था, पर ली ने उसे सेव कर लिया था। और फिर कहता है मैं मरमेड के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगा और मेरा ये रिसर्च बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने वाला है, कहकर वो ली पर एक्सपेरिमेंट करने वाला था। पर सॉन्ग कहती है तुम इसमें कभी सक्सेस नहीं होगे। और फिर अपने आप को छुड़ाकर ली के पास जाती है और ली उसका हाथ पकड़कर दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ये देखकर वो डॉक्टर गुस्सा करने लगता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों घर पर आ गए थे। ली बेहोश होने लगता है तो सॉन्ग उसे संभालती है और कहती है ये क्या हो रहा है, क्या ये उस सुपर पावर की वजह से हो रहा है? तुम उस पावर को मेरी बॉडी से वापस ले लो। तो वो कहता है अगर मैंने ऐसा किया तो तुम मर जाओगी। तो सॉन्ग कहती है पर वो तो तुम्हारा ही है। पर ली का कंडीशन खराब होने लगता है। तभी सॉन्ग को याद आता है कि उसके अंदर वो पावर कैसे आया था और वो ली को किस करती है, पर वो पावर ली के अंदर जाने से पहले ही वो बबल बनकर डिसअपेयर हो जाता है। ये देखकर सॉन्ग बहुत ही रोने लगती है और उसके टीयर्स मोती में कन्वर्ट हो रहे थे। इसका मतलब वो पावर सॉन्ग के अंदर ही रह गया है। और ये सीन यही कट होता है। नेक्स्ट सीन में 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सॉन्ग की न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहा था और उसी का ही पार्टी हो रहा था। तभी होस्ट मिस्टीरियस शेयर होल्डर को स्टेज पर इनवाइट करती है। तभी एम्प्लॉइज बातें करने लगते हैं कि वो मिस्टीरियस शेयर होल्डर कंपनी के कभी किसी मीटिंग पर नहीं आया, उसे कभी किसी ने नहीं देखा। सॉन्ग भी उसके आने का वेट कर रही थी। तभी वहाँ पर वो मिस्टीरियस शेयर होल्डर आता है जो कि ली ही था, यानी वो मरा नहीं था और वो वापस आ गया है। और फिर दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं और ली कहता है मैं वापस आ गया हूँ। उसके बाद दोनों साथ में हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड जिनजिन को दिखाया जाता है जो साओ फैमिली की एल्डेस्ट लेडी है और वो किसी से बचकर भाग रही थी। तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर रेनरेन आती है और वो उसे मारना चाहती है और उसके साथ साओ ग्रुप के डेप्यूटी मैनेजर लू सीजी भी मिला हुआ है। रेनरेन उसे कहती है तुम साओ फैमिली की एल्डेस्ट लेडी हो ना, पर अब से साओ कंपनी एक नैनी के डॉटर के हाथों में होगा। और बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और अब तुम भी मरने वाली हो, कहकर उसे कोई मेडिसिन पिला देते हैं। उसके बाद रेनरेन लू सीजी से कहती है इसके मरने के बाद साओ फैमिली हमारा हो जाएगा और फिर इस बेबी को बर्थ देने के बाद ये फैमिली भी हमारा हो जाएगा। लूसी जी कहता है पेतिंग ने तो कभी सोचा ही नहीं होगा कि उसकी वाइफ के बेली में जो बच्चा है वो मेरा है। अब ये पेतिंग कौन है वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। उस मेडिसिन की वजह से जिनजिन मरने वाली थी और वो सोचती है मैं तुम लोगों से इसका बदला तो लेकर रहूंगी, सोचकर वो मर जाती है। तभी लाइफ उसे दूसरा मौका देती है और वो पास्ट में चली जाती है जब वो साओ फैमिली में पहली बार आई थी। थोड़ा टाइम लगता है उसे सब कुछ समझने में कि उसका रिवर्थ हुआ है और वो उस टाइम पर पहुंच गई है जब वो कंट्री साइड से पहली बार साओ फैमिली में आई थी। जिनजिन जैसे ही घर के अंदर जाती है उसकी मॉम उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है फाइनली तुम घर वापस आ गई, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तभी वहाँ पर रेनरेन आ जाती है और वो उसे बहुत अच्छे से बात करने लगती है। उसे देखकर जिनजिन सोचने लगती है कि रेनरेन ने पास्ट लाइफ में उसके साथ क्या किया था और सोचती है अब तो तुम कैसी भी हो जाओ मैं तुम्हें रिकॉग्नाइज कर लूंगी। उसके डैड रेनरेन से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे सिस्टर के आने की खुशी में वेलकम पार्टी रखा है तो तुम उसे ले जाकर रेडी करवा दो। रेनरेन मान जाती है और कहती है मैंने सिस्टर के लिए पहले से ही प्रिपरेशन करके रखा है। और ये सब कुछ साओ फैमिली की एक नैनी छुपकर देख रही थी और ये कोई और नहीं बल्कि रेनरेन की बायोलॉजिकल मदर है। ऐसे में रेनरेन साओ फैमिली की डॉटर कैसे बनी वो तो हमें अभी क्लियर नहीं किया गया। नेक्स्ट सीन में रेनरेन जिजिन को रेडी कर रही थी और उसे बहुत सारा ज्वेलरी पहना दिया था और कहती है डोंट वरी तुम इसी तरीके से अपनी वेल्दी शो कर सकती हो। तभी जिनजिन याद करने लगती है पास्ट लाइफ में जब वो ऐसे रेडी होकर पार्टी में गई थी तो सब लोग उस पर हंस रहे थे और उसकी इंसल्ट किया था कि जब ये रेनरेन की साइड में खड़ी होती है तो ये पंपकिन की तरह दिखती है। यही तो डिफरेंस होता है कंट्री साइड में राइस होने का और साओ फैमिली में राइस होने का। और खुद रेनरेन ने भी उसकी इंसल्ट की थी कि तुम्हें सारे ज्वेलरी नहीं पहनना चाहिए था। ये सब याद करके वो ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे उसकी बातों में आ गई और वो और ज्वेलरीज मांगती है पहनने के लिए। तो वो खुश होकर बताती है कि यही पर ज्वेलरी है तुम अपने चॉइस से पहन लो, कहकर वहाँ से चली जाती है। और फिर जिनजिन सोचती है मुझे लाइफ ने दोबारा मौका दिया है तो मुझे एक अच्छी शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा कहकर वो दोबारा से रेडी होने लगती है और जब वो रेडी होकर आती है वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। रेनरेन जब देखती है कि वो इतनी अच्छे से रेडी होकर आई है तो वो गुस्से में उसके पास जा रही थी, पर जैसे ही जिनजिन साइट होती है तो वो गिर जाती है और जिनजिन को ब्लेम करने लगती है कि उसने ये जानबूझकर किया। तो जिनजिन कहने लगती है मुझे लगता है कि सिस्टर रेनरेन ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, कहकर वहाँ से जाने लगती है। पर उसके डैड उसे रोकते हैं और कहते हैं ये तुम क्या कह रही हो, ये
ये तुम्हारा घर है। और वो रेनरेन पर चिल्लाते हैं और अपने सिस्टर से माफी मांगने के लिए कहते हैं, पर वो माफी मांगने से मना कर रही थी तो डैड उस पर चिल्लाने वाले थे। तो जिनजिन उन्हें रोकती है और सबके सामने आकर रेनरेन को इग्नोर करने के लिए कहती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। उन सारे गेस्ट में हमारा मेल लीड भी होता है जिसका नाम ये पेतिंग है और ये वही है जिसके बारे में पास्ट लाइफ में रेनरेन बात कर रही थी। और पेतिंग ये फैमिली का हायर है। वो जिनजिन को देख रहा था और वो जैसे ही सबसे मिलने के बाद साइट में जाती है तो पेतिंग भी उसके पीछे जाता है और कहता है, तो तुम हो साओ जिनजिन, तुम बहुत ही गॉर्जियस हो। और बताता है कि मैंने देखा था तुमने उसे हिट किया था। तो वो भी कहती है, तो ठीक है, तुम पुलिस बुलाकर मुझे अरेस्ट करवा दो, कहकर वहाँ से चली जाती है। पर पेतिंग स्माइल करने लगता है। उसके बाद जिनजिन अपने डैड के साथ सभी गेस्ट से अच्छे से मिल रही थी। ये सब देखकर रेनरेन अपने मॉम से कहने लगती है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज नहीं तो कल साओ फैमिली उसका हो जाएगा। तो उसकी मॉम कहती है, मौका देखकर मैंने साओ फैमिली की डॉटर को बदलने में कामयाब हो गई थी, फिर भी वो यहाँ वापस आ गई। रेनरेन अपनी मॉम को कुछ सोल्यूशन ढूंढने के लिए कहती है और फिर दोनों माँ बेटी मिलकर जिनजिन के खिलाफ प्लानिंग करने लगते हैं कि कैसे उसे बर्बाद करना है। नेक्स्ट डे जिनजिन अच्छे से रेडी होकर साओ ग्रुप में जाती है। वहाँ पर मैनेजर लू सीजी उसका वेलकम करने के लिए खड़ा था और वो खुद का इंट्रोडक्शन देकर उसे हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। और जिनजिन पास्ट लाइफ की बातें याद करती है कि उसने उसके साथ कैसा बिहेव किया था और वो उससे हैंडशेक नहीं करती और कहती है, तुम इतना वर्दी नहीं हो कि मेरा हाथ होल्ड कर सको। और उसे ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि 5 मिनट्स में मीटिंग स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट सीन में रेनरेन लू सीजी के साथ होती है और वो कुछ फोटोज वगैरह की बात कर रहे थे कि सभी फोटोज रेडी हैं, बस राइट टाइम आने का वेट कर रहे हैं। और उनकी ये सारी बातें जिनजिन भी सुन लेती है और वो पास्ट की बातें याद करने लगती है कि जब वो पहली बार कंपनी में आई थी तभी किसी ने उसके कुछ फोटोज अपलोड कर दिया था जिससे उसकी बहुत बदनामी हुई थी। जिनजिन कहती है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये फोटोज वगैरह उस कपल ने अपलोड की होगी। और वो उनको सबक सिखाने का डिसाइड कर लेती है। उसके बाद रेनरेन जिनजिन की फोटोज वगैरह अपलोड करती है और कहती है, अब मैं देखती हूँ कि तुम कैसे बचती हो। पर नेक्स्ट डे इसका उल्टा ही हो जाता है। जिनजिन के बदले रेनरेन का फोटो अपलोड हो गया होता है। ये देखकर रेनरेन गुस्सा कर रही थी और वो लू सीजी को कहती है कि जरूर ये सब कुछ उस जिनजिन ने किया होगा, अब हम क्या करेंगे। तो वो कहता है, डोंट वरी, जिसने भी ये सब कुछ अपलोड किया है उनके सारे अकाउंट्स ओवरसीज का शो कर रहा है, तो हमें कोई नहीं ढूंढेगा। उसके बाद जिनजिन को उसकी मॉम कॉल करके कहती है, मैंने तुम्हें लाने के लिए ड्राइवर भेजा है, तुम जल्दी से उसके साथ आ जाओ, कुछ जरूरी काम है। नेक्स्ट दिन में उसकी मॉम उसे शॉपिंग करने लेकर गई थी और उसे बताती है कि ये फैमिली एक चैरिटी डिनर पार्टी अरेंज करने वाली है, तो तुम उसके लिए अपने लिए ड्रेस ले लो। तभी उसे पास्ट लाइफ की बातें याद आती है। वहाँ भी रेनरेन ने अच्छा परफॉर्मेंस करके सबकी नजरों में अच्छी बन गई थी और जिनजिन वहाँ भी ह्यूमिलेट हुई थी। ये सब याद करके वो कहती है कि मुझे कंपनी में कुछ जरूरी काम है, कहकर वहाँ से जा रही थी। पर उसकी मॉम उसे ये कहकर रोक लेती है कि उससे इम्पोर्टेंट ये है। तभी वहाँ पर रेनरेन अपना कॉस्ट्यूम पहन कर आती है और कहती है, ये कैसा लग रहा है, और पूछती है क्या सिस्टर जिनजिन भी जाने वाली है। तो मॉम कहती है, मैं तो चाहती हूँ कि साओ फैमिली की दोनों डॉटर वहाँ पर जाएं। ये सुनते ही रेनरेन जिनजिन का इंसल्ट करने लगती है कि ऐसे पुअर अपीयरेंस में जाओगी। तो वो भी उसे अच्छा खासा जवाब दे देती है और कहती है, तुम तो स्वान की तरह दिख रही हो। रेनरेन गुस्से में कहती है, ये तुम क्या कह रही हो, ये मेरा डांस परफॉर्मेंस कॉस्ट्यूम है। तभी मॉम उसे बताती है कि चैरिटी डिनर पार्टी में टैलेंट शो भी होने वाला है और उसमें रेनरेन डांस परफॉर्मेंस करेगी। मुझे डर है अगर तुम उसमें पार्टिसिपेट करना चाहोगी तो तुम उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो। और पूछती है, क्या तुम वहाँ पार्टिसिपेट करने वाली हो। तो वो मना करते हुए वहाँ से चली जाती है कि मुझे किसी शो में पार्टिसिपेट नहीं करना। मॉम उसे रोकने की कोशिश कर रही थी पर रेनरेन कहती है, सिस्टर अपने ज्यादा अटेंशन वर्क को देती है तो उसे जाने दो, और वो उसे हेल्प करने के लिए ले जाती है। नेक्स्ट सीन में जिनजिन परेशान हो रही थी कि डिनर पार्टी में सारे बिजनेस पार्टनर्स होंगे, अगर मैं ऐसे ही छुपती रही तो फ्यूचर में बिजनेस कैसे करूंगी। और मिरर में खुद को देखकर कहती है, मैं दो लाइफ जी चुकी हूँ, क्या मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। दूसरी साइड रेनरेन को पता है कि जिनजिन शो में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली, फिर भी वो मिसेस सी को कॉल करके बताती है कि जिनजिन ने आपके लिए एक शो प्रिपेयर किया है, आपको सरप्राइज देने वाली है और वो बहुत मिस्टीरियस तरीके से प्रिपेयर कर रही है, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता। वो ये सब कुछ जिनजिन को ह्यूमिलेट करने के लिए कर रही थी। वही जब जिनजिन आ रही थी तो उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ता है और पोस्टर को देखकर उसे शो के लिए कुछ आइडिया आता है। नेक्स्ट सीन में वो अपने मॉम के पास जाती है और पूछती है कि पार्टी में मैं कैलीग्राफी करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ। तो वो मान जाती है कि ऑफ कोर्स तुम कर सकती हो, मैं उसके लिए सारा अरेंजमेंट कर दूंगी। और कहती है, तुम तो हर चीज में टैलेंटेड हो। और फिर जिनजिन अपनी मॉम को रेस्ट करने के लिए कहकर वहाँ से जाने लगती है, पर उसकी मॉम उसे रोककर एक ब्रेसलेट देती है और बताती है कि ये मेरी मॉम ने मुझे डाउरी के तौर पर दिया था और उसे इस ब्रेसलेट को पार्टी में पहनने के लिए कहती है क्योंकि ये उसे सूट करेगा। पहले तो जिनजिन नहीं मान रही थी पर उसकी मॉम उसे जबरदस्ती पकड़ा देती है और सीन यही कट होता है। नेक्स्ट सीन चैरिटी पार्टी का दिखा जाता है जहाँ साओ
फैमिली और ये फैमिली एक दूसरे से बातें कर रहे थे और एक दूसरे की बच्चों की तारीफ कर रहे थे। और फिर मिसेस सी जिनजिन के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है, तो मॉम बताती है जब वो वर्क करती है तो उसे टाइम का पता ही नहीं चलता, वो बस आती ही होगी। इतने में जिनजिन वहाँ आ जाती है और वो सभी से माफी मांगती है कि मेरी वजह से आप लोगों को वेट करना पड़ा, और खुद का इंट्रोडक्शन देती है कि वो जिनजिन है। उसके बाद शो स्टार्ट होता है और रेनरेन अपना डांस परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से देती है। उसके बाद जिनजिन की बारी आती है। रेनरेन को तो लग रहा था कि अब उसके इंसल्ट होने वाला है, पर जिनजिन कॉन्फिडेंटली जाकर अपना कैलीग्राफी करने लगती है और इसी तरीके से मिसेस सी को बर्थडे विश करती है और सोचने लगती है वो अपना ट्यूशन फीस पे करने के लिए हर स्प्रिंग फेस्टिवल में ऐसे ही कैलीग्राफी करके मार्केट में सेल किया करती थी। उसके इस हार्डवर्क और प्रैक्टिस ने न सिर्फ उसके ट्यूशन फीस पे करने में हेल्प की थी, बल्कि आज ऐसी सिचुएशन में उसे टैलेंट के तौर पर यूज कर पा रही है। ये सब कुछ देखकर मिसेस सी तो खुश हो जाती है और सोचने लगती है जरूर जिनजिन पेंटिंग में इंटरेस्टेड होगी, इसलिए तो वो मुझे खुश करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। उसके बाद जिनजिन मिसेस ई को बर्थडे गिफ्ट देती है, जिससे वो खुश होकर उससे अच्छे से बात करती है। और फिर जिनजिन की मॉम से कहती है तुम्हें याद है ना हम दोनों फैमिली के बीच वेडिंग की बात हुई थी। वो कहती है ऑफ कोर्स मुझे याद है। तो वो कहती है अब सब बड़े हो गए हैं तो हमें सब कुछ सेटल कर देना चाहिए, कहकर वो इस पार्टी का अपॉर्चुनिटी उठाते हुए पेटिंग और जिजिन की वेडिंग के अनाउंसमेंट कर देती है, जिसे सुनकर रेनरेन के साथ वो दोनों भी सॉफ्ट हो जाते हैं। और जिनजिन सोचती है क्या मैं अपने ब्रदर इन लॉ से मैरिज करूंगी, ये सब क्या हो रहा है, मेरी और पेटिंग की एंगेजमेंट कैसे फिक्स हो गई। और जैसे ही रेनरेन जिजिन को अकेला पाती है तो वो गुस्से में उसे हिट करने वाली थी कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, पर वो उसे रोक लेती है और कहती है तुम इसके लिए मुझे कैसे ब्लेम कर सकती हो। रेनरेन कहती है वो मैं हूँ जिसकी मैरिज ये फैमिली में होगी। बचपन में मैंने पेटिंग की लाइफ सेव किया था जिसके फेवर में वो मुझसे मैरिज करने वाला है। तो वो कहती है साउ फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर कौन है, कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर पेटिंग आता है, उसे देखकर रेनरेन कहने लगती है बचपन में तुमने मुझसे मैरिज करने के लिए प्रॉमिस किया था, अब अगर तुम मेरे सिस्टर से मैरिज करोगे तो मैं क्या करूंगी। इतने में जिनजिन भी कहने लगती है अगर तुम मेरे सिस्टर से मैरिज करोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, कहकर वो गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जिनजिन खुद की फोटो एडिटिंग स्किल्स की तारीफ कर रही थी और फिर वो जल्दी से सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करती है और कहती है अभी भी मेरे पास एक चीज है जिसे मैंने यूज नहीं किया, और ये पोस्ट रेनरेन भी देख लेती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में एक एम्प्लॉय कहती है मैंने सुना है कि जिनजिन को मिस्टर साओ और उनकी वाइफ कंट्री साइड से लेकर आए हैं। दूसरी वाली कहती है ऐसा नहीं है, वो रेनरेन ही साओ फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, वो कितनी लकी है कि वो साओ फैमिली में बर्न नहीं होने के बावजूद भी वहाँ की डॉटर बन गई, और मिस्टर साओ और उनकी वाइफ भी उसके साथ बहुत अच्छे हैं। और फिर रेनरेन की बुराई करने लगते हैं कि उसी ने ही जिनजिन की फोटोज वगैरह एडिट करके अपलोड किया था ताकि उसे बदनाम कर सके। रेनरेन भी ये सब कुछ सुन लेती है और वो गुस्से में जिनजिन के पास जाती है और कहती है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो वो पूछती है मैंने क्या किया। रेनरेन कहती है ये तुम मुझसे पूछ रही हो, यही कि मैं साओ फैमिली की डॉटर नहीं हूँ। जिनजिन कहती है तो तुम ये प्रूव करना चाहती हो कि तुम साओ फैमिली की डॉटर हो तो जाकर जेनेटिक टेस्ट करवा लो। ये सुनते ही वो उसे थप्पड़ मारने वाली थी पर वो रोक लेती है। वो मैं हूँ जिसके फोटोज हैक हुए थे, मैं भी एक विक्टिम हूँ, तो तुम यहाँ आकर वाइल्ड हरकतें मत करो। रेनरेन कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, कहकर वहाँ से चली जाती है। और फिर ये सारा न्यूज मिस्टर साओ को भी पता चल जाता है और वो किसी को कॉल करके वहाँ के हालचाल के बारे में पूछता है। तो मिस्टर साओ को जल्दी से घर आने के लिए कहता है क्योंकि सेकंड यंग लेडी बहुत रो रही है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर साओ रेनरेन के पास उसे समझाने के लिए आए थे, तो पूछती है कि क्या वो लोग जो बोल रहे हैं वो सच है। तो वो कहता है मैं और तुमसे सच नहीं छुपा सकता, और बताता है कि तुम हमारी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हो, और कहता है भले ही हम ब्लड रिलेटेड नहीं है पर तुम हमेशा हमारी डॉटर रहोगी। पर वो कुछ नहीं समझ रही थी और रोए जा रही थी, तो मिस्टर साओ वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर उसकी रियल मॉम आती है, तो वो उसे हक करके रोने लगती है और कहती है आपने कहा था कि अगर जिनजिन नहीं होती तो मैं साओ फैमिली की एक लौती डॉटर होती। वो कहती है सही कहा तुमने, मुझे उसे खुद मारना चाहिए था। और फिर रेनरेन कहती है क्या ये अच्छा नहीं है कि मैं जिनजिन की सिस्टर बन के रहूं। वो गुस्सा करने लगती है और कहती है तुम नहीं देख रही हो कि कुछ दिनों से क्या हो रहा है, क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम एक रिच लेडी हो। और फिर उसे समझाने लगती है कि जिनजिन साओ फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर है, भले ही अब तुम दोनों इक्वल हो पर जब टाइम बीतता जाएगा और फ्यूचर में प्रॉपर्टी डिवाइड करने का टाइम आएगा तो साओ फैमिली किसे फेवर करेंगे। पर रेनरेन कहती है मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। ये सुनते ही वो गुस्सा करने लगती है और कहती है तुम तो यंग लेडी बनकर एंजॉय कर रही हो और अपने रियल मॉम के लिए कोई कंसर्न नहीं है कि वो किसी के घर पर नैनी बनकर काम कर रही है। तुम जिनजिन से छुटकारा पाने के लिए कुछ मत करो, मैं भी देखती हूँ कि तुम कितने दिन तक यंग लेडी बनी रहती हो, कहकर वहाँ से जाने लगती है। और जाते जाते कहती है कि तुम खुद सोचो तुम्हें क्या करना है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर साओ जिनजिन से रेनरेन के बारे में बात कर रहे थे और उसके फेवर में बात करते हैं। तो वो कहती है रेनरेन ने मेरी फोटोज लीक की थी और किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, मैंने खुद
खुद ही उसे हैंडल किया। मिस्टर सैन कहते हैं क्या इसका कोई एविडेंस है, तो वो एविडेंस दिखाते हुए कहती है कि देखिए आपकी ब्यूटीफुल डॉटर ने क्या किया। फिर भी वो कहते हैं कि तुम ये सब कुछ अपने मॉम डैड पर छोड़ दो, हम इसे हैंडल कर लेंगे। ये सुनकर जिनजिन थोड़ा सैड हो जाती है और कहने लगती है आपने सही कहा, आप तीनों की एक फैमिली है, मैं ही एक आउटसाइडर हूँ। और फिर वो बताती है कि बचपन से ही उसे बच्चे बुली किया करते थे और जब उसे पता चला कि उसके पेरेंट्स अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं तो वो दो जॉब करने लगी ताकि उनके काइंडनेस को रिपे कर सके। और अब जब मैं साउ फैमिली में आई तब मुझे पता चल रहा है कि यहाँ भी मेरे लिए कोई जगह नहीं है, मैं एक आउटसाइडर हूँ। तो डैड उसे समझाते हैं कि ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि इतने सालों से तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, इस बार रैन की ही गलती है, पर तुम हमारी बायोलॉजिकल डॉटर हो और फ्यूचर में साउ फैमिली की प्रॉपर्टीज के हायर हो तुम। और ये सारी बातें रैन ने भी सुन ली थी और वो कहती है मॉम ने सही कहा था, अब देखो जिनजिन मैं क्या करती हूँ। नेक्स्ट सीन में पेतिंग को देखते हैं जो पियानो बजा रहा था और वो जिनजिन के बारे में ही सोच रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जिनजिन को लाइक करने लगा है। दूसरी साइड जिनजिन पेतिंग की ही प्रोफाइल देख रही थी और वो कहती है देखने में तो अच्छा है पर थोड़ा बैड पर्सनालिटी है और मम्मास बॉय है। और वो पास्ट लाइफ की बात याद करती है कि पास्ट लाइफ में रैन और पेतिंग की मैरिज हुई थी और उनकी एक बेबी भी होने वाला था और वो मैरिज करके साउ फैमिली से नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो मैरिज नहीं करने का डिसाइड करती है। और ये बात जब उसके डैड को पता चलती है तो वो गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं ना चाहते हुए भी तुम्हें ये मैरिज करना पड़ेगा। ये फैमिली साउ फैमिली में मैरिज करना चाहता है तो वो कहती है साउ फैमिली में मैं अकेली थोड़ी ना हूँ, रैन भी है, उसकी मैरिज करवा दो तो सब हैप्पी हो जाएंगे। डैड गुस्सा करते हैं कि तुम्हें पता है रैन की क्या लाइफ स्टोरी है। मॉम जिनजिन को समझाने लगती है कि पेतिंग बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें खुश रखेगा, फिर भी वो मना कर देती है और कहती है कि मैं लाइफ में कभी भी मैरिज नहीं करूंगी, कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी टेंशन की वजह से उसके डैड की तबीयत खराब होने लगती है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर चेक करके बताता है कि ज्यादा गुस्से की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें रेस्ट की जरूरत है। तो जिनजिन पूछती है मेरे डैड तो हेल्दी हैं, तो फिर अचानक से ये सब कुछ कैसे हो गया। डॉक्टर बताता है उनकी पुरानी हार्ट प्रॉब्लम है जिस वजह से ऐसा हुआ, कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी उसके डैड को होश आता है और वो जिनजिन को बताते हैं कि साउ ग्रुप पहले जैसा स्टेबल नहीं रहा, अगर वो ये फैमिली में मैरिज करती है तभी उनकी कंपनी स्टेबल होगा। ये सारी प्रॉब्लम सुनकर वो मैरिज के लिए मान जाती है। तभी वो नैनी मिस्टर साउ के लिए सूप लेकर आती है और बताती है कि ये उसकी ब्लड प्रेशर के लिए सही रहेगा। पर जिनजिन को कुछ डाउट होता है और वो उसे ये कहकर वहाँ से भेज देती है कि डैड ने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया तो जाकर लेकर आओ। वो जैसे ही वहाँ से जाती है जिनजिन उस सूप को एक बोतल में पैक कर लेती है और सोचने लगती है कि पास्ट लाइफ में उसकी डेथ ऐसी ही दिखने वाली एक मेडिसिन से हुई थी और उसकी पेरेंट्स की डेथ भी सडन इलनेस की वजह से हुई थी। और वो जैसे ही रूम से बाहर आती है तो वो नैनी भी आ जाती है। जिनजिन उसे बताती है कि मेरे डैड ने कहा उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया है तो उनके लिए कुछ और लेकर आओ। और फिर वो उस सूप को टेस्ट करने के लिए लेकर जाती है और अपने डैड की मेडिसिन भी, तो उसे पता चलता है कि वो पॉइजनस है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और सीन यही कट होता है। नेक्स्ट सीन में मिसेस ही जिनजिन को कॉल करके डिनर के लिए इनवाइट करती है और वो बताती है कि मैरिज की बात डिस्कस करनी है, मैंने पहले तुम्हारे ओपिनियन नहीं पूछा था, इस बार हम अच्छे से बात करेंगे। तो वो अपने डैड के बारे में सोचकर हाँ कह देती है और फिर मिसेस ही कहती है मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूंगी, तुम आ जाना। वो जैसे ही रेस्टोरेंट पहुंचकर मिसेस ही को कॉल करती है तो वो कहती है मैंने एक प्राइवेट रूम बुक किया है तो तुम वहाँ मेरा वेट करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो वो अंदर जाती है और देखती है कि वहाँ पर पेतिंग है। उसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ तो मुझे आंटी ने बुलाया था। और वो फिर से मिसेस ही को कॉल करके पूछती है कि आपको कितना टाइम लगेगा। वो कहती है मैंने वेटर को बोल दिया है, वो तुम्हें फूड सर्व कर देगा, मैं बस आ ही रही हूँ। और फिर उसे मजबूरन पेतिंग के साथ डिनर करना पड़ता है। तो वो कहता है तुम अपना ड्रामा बंद करो, मुझे पता है कि तुम ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग मुझसे मैरिज करने के लिए कर रही हो। जिनजिन शॉक्ड होकर कहती है ये तुम क्या कह रहे हो। तो वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ प्लानिंग करने की। जिनजिन लाइट ऑन करके कहती है मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मुझे तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम रैन से मैरिज कर सकते हो। तो वो कहता है मैं उससे प्यार नहीं करता। जिनजिन पूछती है क्या उसने तुम्हारी जान नहीं बचाई थी। पेतिंग बताता है कि उसने बस मुझे पानी से बाहर निकाला था, इसलिए मैंने उसे उसके साथ रहने का प्रॉमिस किया था। वो कहती है तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे मैरिज करना चाहती हूँ। पेतिंग कहता है और नहीं तो क्या, इसलिए तो तुमने रैन के साथ ये सब कुछ किया। जिनजिन क्लियर करती है कि ऐसा नहीं है, तुम्हें रैन की फोटोज पर बिलीव करना चाहिए। और वैसे भी मैं इस मैरिज के लिए इसलिए मानी क्योंकि मेरे डैड की तबीयत खराब है, हम दोनों की एंगेजमेंट बस एक एग्रीमेंट है, तो हम दोनों को डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, कहकर वहाँ से जाने लगती है। और जाते जाते कहती है अगर तुम रैन से मैरिज करना चाहते हो तो अपने लिए फाइट करो और ऐसे दूसरों को ब्लेम मत करो, कहकर उसे मम्मस बॉय कहकर वहाँ से चली जाती है। तो पेतिंग सोचता है क्या मैं इसे गलत समझ रहा था और वो उसे इंटरेस्टिंग लगती है। नेक्स्ट सीन में जिनजिन उसके डैड के साथ होती है तो वो पूछते हैं तुम्हारी मॉम बता रही थी कि तुम पेतिंग के साथ डिनर पर गई थी, तो
बताओ सब कुछ कैसा रहा। तो वो कहती है अच्छा ही था। वो पूछते हैं कहीं मॉम और डैड ने तुम्हारे लिए लड़का चूज करने में मिस्टेक तो नहीं कर दी। पर जिन इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी और वो टॉपिक चेंज करने के लिए कहती है और कहती है अब तो कितना गुस्सा करते हैं, मैं तो डर ही गई थी। डैड कहते हैं अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा माइंड ऐसे चेंज होने वाला है तो मैं 1000 बार ब्लड वोमिटिंग करने के लिए रेडी हूँ। पर वो मना करते हुए कहती है कि आप ऐसी बात मत कीजिए, अब बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तभी वहाँ पर नई मेडिसिन लेकर आती है उसके डैड को देने के लिए। तभी जिन उसके पास जाकर जानबूझकर पानी का ग्लास उठाने के बहाने गिरा देती है और डांटने लगती है कि ये पानी कितना गर्म था, तुम कितनी केयरलेस हो गई हो, कहकर उसे घर के कामों से ट्रांसफर करके गार्डनिंग का काम करने के लिए कह देती है। उसके बाद डैड कहते हैं तुम्हारे एडॉप्टेड पेरेंट्स ने मुझसे कांटेक्ट किया था, वो इस शहर में आने वाले हैं और वो तुम्हें मिस कर रहे थे, इसलिए जब तक वो यहाँ रहेंगे तुम उनसे मिलने चले जाना। ये सुनते ही जिन खुश हो जाती है और उन्हें थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो अपने एडॉप्टेड मॉम को कॉल करके पूछती है कि क्या आप आने वाले हो, जब आप यहाँ आओगे तो मुझे कॉल करना, मैं आपको पिकअप करने आ जाऊंगी। तो वो पूछती है तुम साउ फैमिली में ठीक तो हो ना। जिन कहती है मैं ठीक हूँ और वो अपने होम टाउन के बारे में पूछती है। तो वो बताती है कि हमारे हाउस को रेनोवेट किया है और तुम्हारे रूम को भी, जब तुम अपने रूम को देखोगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जिन कहती है मैं आप लोगों से मिलने आऊंगी। वो कहती है अगर तुम ऐसा करोगी तो कहीं मिस्टर साओ और मिसेस साओ अनहैप्पी ना हो जाएं। जिन समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बहुत अच्छे हैं। और फिर वो कुछ काम है कहकर फोन कट कर देती है। और फिर जिन सोचने लगती है प्रीवियस लाइफ में उस इंसिडेंट के बाद मैं फिर से आप लोगों से मिल पाऊंगी। नेक्स्ट सीन में रेनन अपने मॉम से मिलने गई थी और साइड पर ले जाकर कहती है जब से आपका गार्डनिंग वर्क पर ट्रांसफर हुआ है हम अच्छे से मिल भी नहीं पा रहे हैं। और कहने लगती है आपने पहले जो प्लान बनाया था वो अच्छा था, तो अब बताइए कि हम क्या करेंगे। ये सुनते ही उसकी मॉम खुश हो जाती है। और फिर रेनन बताती है कि उसके कंट्री साइड के पेरेंट्स उससे मिलने आ रहे हैं और उसे खुश देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है। वो कहती है तुम्हारे कहने का मतलब वो वेजिटेबल सेल करने वाले पेरेंट्स। रेनन कहती है हाँ वही पुअर पीपल। मुझे तो लगता है कि वो यहाँ साउ फैमिली की वेल्थ को देखकर आ रहे हैं और वो एडवांटेज लेना चाहते हैं। तो उसकी मॉम खुश होकर कहने लगती है कि ठीक है हम उनकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट सीन में जिन स्ट्रीट साइड के एक ज्वेलरी शॉप में जाती है और उसे वहाँ जाते हुए पेतिंग का एक फ्रेंड देख लेता है और वो उसे कॉल करके सब कुछ बता देता है और कहता है मुझे लगता है कि साउ फैमिली उसे लाइक नहीं करते, शायद इसलिए वो अकेले ही अपने वेडिंग के लिए ज्वेलरी बाय करने आई है, वो भी स्ट्रीट साइड पर। तो वो उसे जिन को फॉलो करने के लिए कहता है। दूसरी साइड जैसे ही जिन शॉप में जाती है उसे याद आता है कि प्रीवियस लाइफ में रेनन और उसकी मॉम ने जिन को फ्रेम किया था कि वो साउ फैमिली की कीमती चीजें ले जाकर सेल करती है और वो अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स को सपोर्ट करती है। पर वो ये प्रूव नहीं कर पाई थी कि उसे फ्रेम किया जा रहा है और उसके डैड ने भी उसे गलत समझा था और उसे कहा था कि तुम हमें एम्बैरेस कर रही हो। पर इस बार वो डिसाइड करती है कि ऐसा नहीं होने देगी और वो शॉप को अच्छी तरह देखकर वहाँ से चली जाती है। पेतिंग का फ्रेंड उसे कॉल करके सब कुछ इन्फॉर्म कर रहा था, तभी जिन उसके पीछे आ जाती है। तो वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और डर के मारे उसके हाथ से फोन गिर जाता है। जिन जैसे ही फोन उठाने जाती है तो उसे पता चलता है कि वो पेतिंग से बात कर रहा था। तो वो उसे डांटने लगती है कि इसका मतलब पेतिंग ने तुम्हें मुझे फॉलो करने के लिए भेजा है। तभी उस शॉप का ओनर आ जाता है और वो पेतिंग के फ्रेंड से अच्छे से बात करने लगता है और उनकी बातों से जिन को पता चलता है कि ये शॉप पेतिंग का है और सोचने लगती है क्या उसने रेनन का साथ दिया था और कहती है क्या ये शॉप ये फैमिली का है। तभी वहाँ पर पेतिंग आता है और उसे बताता है कि ये फैमिली का नहीं है बल्कि मेरा खुद का है। जिन कहती है तो तुमने ऐसे एक पुअर शॉप ओपन किया है। वो बताता है कि ये पूरा स्ट्रीट उसी का है। ये सुनकर वो कुछ नहीं कह पाती और वहाँ से जाने लगती है और उन दोनों को ऐसे देखकर वो दोनों खुश हो रहे थे। पेतिंग उसे रोककर पूछता है क्या तुम्हारे साउ फैमिली में बेड टाइम चल रहा है। और वो कहती है इससे तुम्हारा क्या लेना देना। तो वो कहता है अगर तुम्हें पैसों की कमी थी तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। जिन कहती है तुम्हें क्या लगता है रेनन और तुम मिलकर कुछ करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा। वो कहता है ये तुम क्या कह रही हो, मैं सच में रेनन से इतना फेमिलियर नहीं हूँ। तो वो उसकी बात पर बिलीव नहीं करती और वहाँ से जाने लगती है। वो कहता है तो तुम ही बताओ ऐसा मैं क्या करूँ जिससे तुम्हें बिलीव हो जाए। तो जिन उसके शॉप को चेक करने के लिए कहती है और पेतिंग इसके लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में जिन शॉप में सब कुछ चेक कर रही थी तभी वो साउ फैमिली का एक वास देखती है और सोचती है ये तो साउ फैमिली का है और पूछती है बताओ इसे किसने सेल किया था। तो वो बताते हैं कि एक ओल्ड लेडी आई थी और वो फुल ड्रेसअप होकर आई थी और ये भी बताते हैं कि उसे इसके प्राइस का कुछ पड़ा ही नहीं था। तभी जिन सीसीटीवी कैमरा के फुटेज देखने के लिए कहती है तो वो कहते हैं कि ये खराब है। ये सुनते ही पेतिंग उन्हें डांटने लगता है कि तुम लोग ये कैसे काम कर रहे हो। और फिर जिन पेतिंग से कहती है कि मुझे तुम्हारा ये शॉप बाय करना है तो बताओ इसका प्राइस कितना है। तो वो कहता है अगर तुम्हें ये शॉप पसंद आया तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। ये सुनकर जिन शॉक्ड हो जाती है और सोचने लगती है जब मैंने कहा कि शॉप मुझे चेक करना है तो वो मान गया और अब जब मैं इसे बाय करना चाहती हूँ तो वो मुझे ऐसे ही दे रहा है। क्या सच में इसका रेनन से कोई लेना देना नहीं है। और वो उसे थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है। और फिर पेतिंग का फ्रेंड भी कह रहा था कि तुमने ऐसे कैसे ये शॉप उसे दे दिया। नेक्स्ट सीन में उन दोनों की एंगेजमेंट पार्टी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर पेतिंग का फ्रेंड उससे बात कर रहा था कि जिन ने वो शॉप लेते ही वहाँ पर न्यू सीसीटीवी
कैमरा लगा दिया और उस ओल्ड लेडी के बारे में पता लगा रही है। लगता है कि वो साउ फैमिली का ही एक सर्वेंट है, उसका नाम वोंगमा है। पर पेटिंग तो उसकी बात नहीं सुन रहा था, वो जिनजिन को देखे जा रहा था और उसके पास जाने लगता है। तो उसका फ्रेंड रोकर कहता है तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं, पर वो तो जिनजिन को ही देखे जा रहा था और ये सीन ही कट होता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों बातें करते हुए जा रहे थे तो जिनजिन कहती है क्या सच में हम दोनों मैरिज करने वाले हैं? तो वो हाँ कहता है और कहता है अगर मुझे किसी से मैरिज करना है तो वो तुम ही हो। तो वो साय होते हुए कहती है मुझे ऐसी अच्छी लड़की कॉमन नहीं है, और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगती है कि मेरे डैड मुझे ढूंढ रहे हैं। तभी वहाँ पर रेरेन आ जाती है और वो उसे फाइट करने लगती है कि तुमने मुझसे पेटिंग को छीन लिया, और इसी चक्कर में वो खुद ही स्विमिंग पूल में गिर जाती है। पर पेटिंग को लगता है कि जिनजिन गिर गई और वो उसे बचाने के लिए जाता है, पर उसे स्विमिंग ही नहीं आता। तो सर्वेंट्स कहने लगते हैं कि यंग मास्टर को स्विमिंग नहीं आता, उसे आकर कोई बचाओ। ये सुनकर जिनजिन सोचती है खुद को तो स्विमिंग आता नहीं है और हीरो बनने के लिए लड़की को बचाने जा रहा है, और वो उसे खुद बचाने के लिए जाती है। और यहाँ ये सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों हॉस्पिटल में होते हैं क्योंकि जिनजिन के अडॉप्टेड डैड को ट्रीटमेंट करवाने लेकर आए थे। तो वो कहती है तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया, क्या तुम मुझे लाइक करने लगे हो? तो पेटिंग कहता है हो सकता है कि ये मेरी फियांसे की इन्वेस्टिगेशन हो। तो जिनजिन उस पर गुस्सा करने वाली थी, तभी उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स डॉक्टर के साथ आ जाते हैं। तो वो डॉक्टर से पूछने लगती है कि उसके डैड का लेग कैसा है। डॉक्टर कहती है इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है, मैंने प्रिस्क्रिप्शन दे दिया है, उसी हिसाब से मेडिसिन लेते रहे। उसके बाद उसकी मॉम बताती है इन सब में पेटिंग ने उनकी हेल्प की है। जिनजिन कहती है आई होप कि डैड की लेग जल्दी ही ठीक हो जाए। पेटिंग कहता है यहाँ पर बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं, मैं बाद में उनसे बात करूंगा। उसके बाद जिनजिन अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स से बात कर रही थी तो उसकी मॉम कहती है जब पहली बार मैंने तुम्हारी मैरिज की बात सुनी थी तो मैं बहुत वरीड हो गई थी कि पता नहीं ये तुम्हारे लिए सही रहेगा या फिर नहीं, पर मुझे नहीं पता था कि ये फैमिली का यंग मास्टर इतना अच्छा है। और उसकी तारीफ करने लगती है और कहती है उसी ने ही हमारे यहाँ आने का अरेंजमेंट किया और तुम्हारे डैड के लिए डॉक्टर भी ढूंढा। जिनजिन कुछ कहने वाली थी पर तभी वहाँ पर पेटिंग आता है तो वो सब चुप हो जाते हैं। वो कहता है मेरे आते ही आप सब लोग चुप क्यों हो गए? मॉम कहती है हम जल्दी ही यहाँ से जाने वाले हैं तो तुम्हारे लिए कोई स्पेशल गिफ्ट प्रिपेयर नहीं कर पाए, पर कुछ ऐसा है जो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। कहकर वो उसे फोटो एल्बम दिखाते हैं जिसमें जिनजिन के स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन होने तक सारे फोटोज थे, और वो एक फोटो को देखकर बताने लगते हैं कि वो पहली बार जिनजिन को लेकर इसी शहर में आए थे, तब वो यहाँ खो गई थी और जब वो हमें मिली वो भीगी हुई थी, और हमारे पूछने पर उसने बताया कि 2 बच्चे लेक में गिर गए थे तो उसने उन्हें बचा लिया, पर पता नहीं उनकी फैमिलीज कैसी थी कि उन्होंने मेरी बच्ची को थैंक यू भी नहीं बोला। तो जिनजिन कहने लगती है तब मैंने अपना नाम भी नहीं बताया था तो आप उन्हें ब्लेम मत कीजिए। ये सब सुनकर पेटिंग सोचने लगता है रेरेन को भी स्विमिंग नहीं आती, तो जब मैं बचपन में पानी में गिरा था तो वो मुझे कैसे बचा सकती है जबकि उसे स्विमिंग भी नहीं आती। उसके बाद जिनजिन के अडॉप्टेड पेरेंट्स उसके पेरेंट्स से मिलने जाते हैं। अडॉप्टेड मॉम कहती है जिनजिन ने अपने लाइफ में बहुत सफर की है, अब उसका इतना अच्छा घर देखकर हम रिलीफ फील करेंगे। तो वो भी उसे थैंक यू कहने लगती है कि आपकी वजह से जिनजिन इतनी बड़ी हो पाई है, और फिर वो पेटिंग के बारे में बात करती है। तो मॉम कहती है वो हमारे सामने ही बड़ा हुआ है, हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और उन लोगों को ऐसे बात करते हुए वो दोनों माँ बेटी देख रहे थे और कहते हैं ये लोग सच में पुअर हैं, यही तो हमें चाहिए। उसके बाद वो नैनी एक ब्रेसलेट लेकर उसी शॉप में जाती है सेल करने के लिए, तो वो उसे साइन वगैरह करने के लिए कहता है और फिर वो अपना काम खत्म करके वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शॉप का ओनर किसी को कॉल करता है और यहाँ पर ये सीन कट होता है। उसके बाद रेरेन और उसकी मॉम जिनजिन को फंसाने की प्लानिंग कर रहे थे, पर उनके कुछ करने से पहले जिनजिन सीन क्रिएट करने लगती है और रेरेन से पूछती है क्या तुम्हारा कुछ खो गया है? तो वो कहती है मुझे चेक करना पड़ेगा, कहकर वो चेक करने चली जाती है। उसके बाद उसके पेरेंट्स आकर पूछते हैं कि क्या खो गया, तो वो बताती है कि आपने जो मुझे ब्रेसलेट दिया था और चाहती थी कि मैं अपनी वेडिंग में पहनूं वो नहीं मिल रहा। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाते हैं और हाउसकीपर से कहते हैं कि सारे सर्वेंट्स की चेकिंग करो। नेक्स्ट सीन में सारे सर्वेंट्स को चेक करने के लिए उनका सामान लेकर आने के लिए कहते हैं, तो सब लोग अपना सामान लेकर आते हैं। एक सर्वेंट उस नैनी से कहती है कि तुम्हारे बेड के नीचे कौन सा सूटकेस है जो तुम नहीं लेकर आई? तो वो कहती है कि उसमें मेरे कुछ पर्सनल चीजें हैं, पर वो सर्वेंट नहीं मानती और उस सूटकेस को लेकर आती है और उससे चेक करने पर पता चलता है कि उसमें बहुत सारा सामान है और जिनजिन का वो ब्रेसलेट भी। तो सब लोग उसे थीप कहने लगते हैं, पर वो एडमिट नहीं कर रही थी। तो जिनजिन कहती है अच्छा है कि तुम सब कुछ एडमिट कर लो, वरना अगर बाद में और भी प्रूफ्स मिलेंगे तो मैटर सीरियस हो जाएगा। तभी सर्वेंट आकर उसे बताती है कि आपसे कोई मिलने आया है, तो वो मिलने जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि पेटिंग का फ्रेंड ही होता है और वो उस नैनी के खिलाफ प्रूफ भी लेकर आया था। वो थैंक यू कहकर वहाँ से जाने लगती है, पर रास्ते में रेरेन उससे वो प्रूफ छीनने की कोशिश कर रही थी, पर वो धक्का दे देती है। तो रेरेन कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नैनी को ब्लेम करने की? जिनजिन कहती है मैंने देखा है कि उस सूटकेस में ज्यादातर तुम्हारा सामान है, तो तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? पर वो कहती है ऐसा काम नैनी नहीं कर सकती। तो वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि ये फैसला हमारा नहीं होगा। उसके बाद पुलिस वाले उस नैनी से पूछताछ करते हैं, पर वो कुछ भी एडमिट नहीं करती और कहती है कि मुझे नहीं पता ये सूटकेस कहाँ से आया। उसके बाद रेरेन पुलिस से कहती है कि ये अच्छे से इन्वेस्टिगेट
करना कि कौन नैनी को फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। जिंजन रिपोर्ट लिखाने के बाद नैनी के खिलाफ सारा एविडेंस पुलिस को दे देती है और अच्छे से चेक करने के लिए कहती है, और फिर पुलिस वाले नैनी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और रैन ये देखकर सैड हो जाती है। ये सब देखकर जिंजन सोचने लगती है, प्रीवियस लाइफ में तुम लोगों ने इसी सूटकेस को मेरे बेड के नीचे रखकर मुझे फ्रेम किया था, जिस वजह से मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स को भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, पर इस लाइफ में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि खुद की ही जाल में तुम लोग फंस गए। उसके बाद पेटिंग जिंजन को कॉल करता है और पूछता है क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया। वो कहती है लगता है तुमने इन्वेस्टिगेट करने में बहुत इफर्ट लगाया है। तो पेटिंग कहता है तुमने मेरी जान बचाई थी, ये उसका रिपे है। तो जिंजन कहती है अब हमारे बीच सब कुछ क्लियर हो गया है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों जिंजन के अडॉप्टेड पेरेंट्स को सी ऑफ करने गए थे क्योंकि वो दोनों वापस जा रहे हैं, और फिर उसकी मॉम पेटिंग को वही फोटो एल्बम देती है और कहती है अब से तुम इसे रखो। तो वो उसमें से एक फोटो अपने पास रख लेता है और उसे वापस देते हुए कहता है कि इसे आप ही रखिए। डैड जिंजन से कहते हैं नेक्स्ट टाइम भी पेटिंग को साथ लेकर आना, और फिर वो दोनों होम टाउन वापस चले जाते हैं। उसके बाद जिंजन पेटिंग से पूछती है तुमने ये सब कुछ मेरे लिए इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। तो वो मना कर देता है। जिंजन उसे फिर से पूछती है अगर तुम्हारी मैरिज रैन के साथ फिक्स हुई होती तो क्या तुम उसके लिए भी ये सब कुछ करते, पर वो इसके लिए भी मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूँ, और फिर वो उसे एक पार्क में लेकर जाता है जहाँ दोनों बच्चों की तरह एंजॉय करते हैं और फन करते हैं। उसके बाद जिंजन उसे पूछती है क्या तुम्हें रिवर्थ पर बिलीफ है। पेटिंग कहता है क्यों, प्रीवियस लाइफ में भी तुमने मुझसे ही मैरिज किया था क्या। वो मना करते हुए कहती है प्रीवियस लाइफ में मैंने लूज सीजे से मैरिज किया था। तो वो शॉक होकर कहता है ये तो वही है ना जो साउ फैमिली का सन इन लॉ बनना चाहता है। जिंजन पूछती है क्या तुम उसे जानते हो, पर तभी उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड साउ जीजी का कॉल आता है। उसका नाम सुनकर पेटिंग को लगता है कि लू सीजी ने कॉल किया है। जिंजन की फ्रेंड उसे डांटने लगती है कि तुम तो मुझे भूल ही गई हो। तो वो उसे माफी मांगते हुए कहती है कि मैं थोड़ा बिजी थी इसलिए मैं तुम्हारे बारे में भूल गई थी, और फिर साउ जीजी उसे जल्दी से रेस्टोरेंट आने के लिए कहती है। पेटिंग को लग रहा था कि वो लू सीजी से बात कर रही है और वो जेलिस होते हुए सोचता है कि इसके और लू सीजी के बीच रिलेशनशिप क्या है। और फिर जिंजन बात खत्म करने के बाद पेटिंग से कहती है कि मुझे कुछ इमरजेंसी आ गई है तो मुझे जाना होगा, कहकर वहाँ से चली जाती है। पर बेचारे पेटिंग को लग रहा था कि वो लू सीजी से मिलने जा रही है और वो जेलिस हो रहा था। उसके बाद जिंजन भागते हुए अपनी फ्रेंड की कही हुई रेस्टोरेंट पर पहुंचती है, पर फिर भी वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम 5 मिनट लेट हो। जिंजन उसे मनाने की कोशिश करती है कि देखो ना मैं भागते हुए आई हूँ, और थोड़ी देर मनाने के बाद वो मान जाती है। उसके बाद दोनों डिनर करते हैं और उसके फ्रेंड उसे निंग जिजिन बोल रही थी, तो वो उसे बताती है कि अब वो निंग जिजिन नहीं रही बल्कि साउ जिंजन हो गई है, और उसे सारी स्टोरी बताती है। ये सुनकर वो कहती है इसका मतलब तुम रिच लेडी बन गई हो, और कहती है तुम्हें हमारा प्रॉमिस याद है ना। वो पूछती है कौन सा प्रॉमिस, और सीन यही कट होता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों क्लब जाते हैं जहाँ पर मेल मॉडल्स भी होते हैं। साउ जीजी कहती है मैंने तो सोचा ही नहीं था कि हम एक दिन रिच हो जाएंगे, आज का बिल तुम पे करोगी, कहकर उसे लेकर अंदर जा रही थी, पर जिंजन उसे रोकती है और बताती है कि वो एंगेज्ड है। साउ जीजी कहती है मैरिज होने तक एंजॉय कर लो, और उसे मनाने लगती है कि अगर तुम मुझे कंपनी नहीं दोगी तो मेरी भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं होगी, और उसे जबरदस्ती अंदर ले जाती है। और ये सब पेटिंग का फ्रेंड देख लेता है और वो पेटिंग को कॉल करता है, पर वो गुस्से में था इसलिए कहता है कि मुझे आज जिंजन के बारे में कोई न्यूज नहीं सुनना। फ्रेंड कहता है सुन लो बेटर होगा, और वो बताता है कि सिस्टर इन लॉ मेल मॉडल के क्लब में आई है। तो पूछता है क्या वो अकेली गई है। फ्रेंड बताता है कि नहीं, उसके साथ उसकी एक फ्रेंड भी गई है। ये सुनते ही उसे लगता है कि वो लू सीजी है, और वो इमेजिन करने लगता है कि दोनों किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, और वो गुस्से में वहाँ का लोकेशन भेजने के लिए कहता है और वहाँ जाने लगता है। थोड़ी देर में वो वहाँ पहुँच जाता है, तब तक जिंजन बहुत ड्रंक हो चुकी थी, और वो उसे देखकर ड्रंक हालत में साउ जीजी से कहती है तुम पेटिंग से मिलना चाहती थी ना, ये देखो। पर वो कहती है लगता है तुम बहुत ड्रंक हो गई हो। और फिर पेटिंग को पता चलता है कि साउ जीजी जिंजन की बेस्ट फ्रेंड है, तो वो रिलैक्स होता है और कहता है इसका मतलब साउ जीजी लू सीजी नहीं है। लू सीजी का नाम सुनकर जिंजन कहती है वो यहाँ क्या कर रहा है। ये सुनते ही पेटिंग जेलिस होने लगता है कि तुम अभी भी उसके बारे में सोच रही हो, तो वो उसके क्लोज आकर उस पर वोमिटिंग कर देती है और कहती है ये तुम्हारा फॉल्ट है, तुमने उसका नाम क्यों लिया, उसके नाम सुनते ही मुझे वोमिटिंग हो गया। तो पेटिंग गुस्से में साउ जीजी को देखता है, तो वो कहती है मुझे नहीं पता था कि वो ज्यादा ड्रिंक नहीं कर सकती, और कहती है तुम उसके फियांसे हो तो तुम ही उसे हैंडल करो। तो वो गुस्से में जिंजन को वहाँ से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो जिंजन को रेस्ट करने के लिए छोड़कर वहाँ से जा रहा था, तो वो उसे रोक लेती है और कहती है तुम रन से मैरिज मत करो, वो बहुत बुरी है। पेटिंग कहता है ठीक है मैं रन से मैरिज नहीं करूंगा, मैं तुमसे मैरिज करूंगा, और फिर उसे सुला कर किस करके वहाँ से जाने लगता है। तो वो फिर से उसे रोक लेती है और अपने साथ रुकने के लिए कहती है, और यहाँ ये सीन कट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिंजन को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो बताती है कि वो नैनी साउ फैमिली से मिलियंस का सामान चुराई है। तो वो पूछती है कि उसका क्या हुआ। मॉम बताती है कि वो तो जेल ही जाएगी, तुम उसके बारे में वरीड ना हो और पेटिंग के साथ अपना रिलेशन कल्टीवेट करो, मैं और तुम्हारे डैड ग्रैंड चिल्ड्रंस का वेट कर रहे हैं। ये सुनते ही जिंजन फोन कट कर देती है और वो फिर से सोने
लगती है तो पेटिंग कहता है तो कब प्लानिंग कर रही हो अपने पेरेंट्स को ग्रैंड चिल्ड्रन देने का। ये सुनते ही वो घबरा कर उठ जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है क्या तुम्हें लास्ट नाइट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो जिनजिन पूछती है लास्ट नाइट कुछ नहीं हुआ था ना। वो हाँ कहता है और उसके क्लोज जाकर कहता है तुम मुझसे एंगेज्ड हो फिर भी तुम क्लब गई थी। जिनजिन कहती है मैं तो कल ड्रिंक कर रही थी तो फिर तुम्हारे साथ कैसे आई, और वैसे भी हमारी मैरिज एक एग्रीमेंट है। ये सुनते ही पेटिंग गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। तो जिनजिन पूछती है क्या तुम जेलिस हो। पेटिंग एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है मैं अपनी फियांसे को लेकर जेलिस हूँ, क्या कोई प्रॉब्लम है। और वो उसे कन्फेस कर देता है कि वो उसे लाइक करने लगा है। पर जिनजिन कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और कहती है इसीलिए तुम मेरे साथ इतने नाइस थे, मैं तो सोच रही थी कि तुम मुझे हट करना चाहते हो। तो वो कहता है तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो, और वैसे भी मैंने तुमसे कन्फेस किया है तो उसका रिस्पॉन्स तो दो। जिनजिन कहती है मैंने आज तक कभी किसी को लाइक नहीं किया, इसलिए मुझे पता ही नहीं है कि किसी को लाइक करते हैं तो कैसा फील होता है, इसलिए मैं तुम्हारा आंसर नहीं दे सकती। तो वो शॉक्ड होकर पूछती है क्या तुमने कभी किसी को लाइक नहीं किया। जिनजिन बताती है पेट भरने के लिए अपना 100% स्ट्रेंथ यूज करती थी, उसके अलावा उसने कुछ और सोचा ही नहीं। और जब वो साउ फैमिली में आई तो वहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे सॉल्व करने के लिए, इसलिए मुझे पता ही नहीं कि किसी को लाइक करते हैं तो कैसा फील होता है, और तुम जो चाहते हो मैं उसका आंसर भी नहीं दे सकती। तो पेटिंग कहता है इसकी कोई जल्दी नहीं है, तुम जितना चाहे उतना टाइम लो और फिर सोच समझ कर आंसर देना। तभी पेटिंग के कपड़े भी वॉश होकर आ जाते हैं तो वो ड्रेसअप हो जाता है और फिर जिनजिन से फ्लर्ट करने लगता है। तो वो साय होकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद पेटिंग जिनजिन को घर ड्रॉप कर देता है और कहता है जब तुम्हें अपना आंसर मिल जाएगा तो मुझे बता देना। ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है और जिनजिन सोचती है नैनी की मैटर सॉल्व करने में पेटिंग ने मेरी बहुत हेल्प की। पता नहीं प्रीवियस लाइफ में उसे रैरन से कैसे प्यार हो गया। वो दोनों मैरिज करके उनकी बेबी भी होने वाली थी, वैसे बेबी तो मेरा भी होने वाला था। और कहती है रैरन और लूसी जी तुम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हो ना, नेक्स्ट तुम लोगों की बारी। और फिर प्रीवियस लाइफ का सीन दिखा जाता है। असल में जिनजिन को लूसी जी के साथ प्रेम किया गया था और वो उसकी बेबी को लेकर प्रेग्नेंट थी। इसी बात का फायदा उठाकर लूसी जी और उसकी मॉम साउ फैमिली में जिनजिन के साथ मैरिज की बात करने गए थे और उनसे डाउरी के तौर पर 200 मिलियन मांगा था। और लूसी जी ने भी एक्टिंग करते हुए कहा था कि वो जिनजिन और उसकी बेबी की बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा, जिसके बाद जिनजिन के पेरेंट्स को ना चाहते हुए भी इस मैरिज के लिए मानना पड़ा था। जिनजिन कहती है मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट सीन में उन दोनों को ही दिखा जाता है। रैरन कहती है तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो ना। तो वो कहने लगता है कि ऐसा नहीं है, मैं काम में थोड़ा बिजी हो गया था। रैरन कहती है तुम्हें याद तो है ना कि मुझे पेटिंग से मैरिज करना है और तुम्हें जिनजिन से, उसके बाद साउ फैमिली और ये फैमिली दोनों ही हमारा होगा। लूसी जी कहता है मैं भूला नहीं हूँ और कहता है अगर तुम पेटिंग की बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हो जाओ और जिनजिन मेरी बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हो जाए तो हमारा काम तो नेचुरली हो जाएगा। और वो ऐसा करने की प्लानिंग करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में जिनजिन के असिस्टेंट उसे बताती है कि आज आपको रैरन के साथ डिनर पार्टी पर जाना था और मैनेजर लू से भी मिलना था। तो वो याद करने लगती है कि प्रीवियस लाइफ में डिनर पार्टी में ही उन्होंने उसके ड्रिंक को ट्रम्पेट करके उसे फ्रेम किया था। ये सब याद करके वो उसे कहती है कि फ्यूचर में इन दोनों के साथ मुझे कहीं भी डिनर पार्टी पर नहीं जाना। जब ये बात उन दोनों को पता चलता है तो रैरन गुस्सा करने लगती है कि अब हम क्या करेंगे। तो वो कहता है ऐसे कुछ डिनर पार्टी है जिसे जिनजिन को अटेंड करना होगा। उसके बाद जिनजिन को उसके डैड कॉल करते हैं और कहते हैं आज रात गाँव ग्रुप से प्रोजेक्ट की बात करने जाना है, ये ग्रुप भी वहाँ पर होगा और रैरन भी हमारे साथ डिनर पार्टी पर जाएगी। मिस्टर गाँव का एक बेटा है, तुम्हारी मैरिज तो फिक्स हो गई है, अब रैरन की बारी है। तो वो ये सोचकर मान जाती है कि ये तो डैड ने अरेंज किया है तो वहाँ कोई खतरा नहीं होगा। नेक्स्ट सीन डिनर पार्टी का दिखा जाता है जहाँ लूसी जी ने गाँव ग्रुप के साथ पहले ही सेटिंग कर ली थी और उसके इशारे करने के बाद कॉपरेशन करने की बात करते हैं। ये सुनते ही सब लोग खुश हो जाते हैं। तो लूसी जी कहता है अच्छे से कॉपरेशन हो जाने की खुशी में चेस करते हैं। सब मान जाते हैं और ड्रिंक करते हैं और फिर वहाँ से सब लोग जाने लगते हैं। पर उन लोगों ने जिनजिन के ड्रिंक में मेडिसिन मिला दिया था जिसका उसे असर होने लगता है और सीन यही कट होता है। नेक्स्ट डे जब वो उठती है तो वो देखती है कि वो एक कमरे में पेटिंग के साथ है और वो पेटिंग को उठाने लगती है और उसे पकड़कर रोते हुए कहती है कि अभी भी हम मरे नहीं है, जिंदा हैं। उसने टाइटली पकड़ा था इसलिए वो कहता है अगर तुम नहीं छोड़ी तो मैं सच में मर जाऊंगा। तो वो उसे छोड़ देती है और कहती है मुझे लगा था कि मैं फिर से लूसी जी के जाल में फंस गई। वो कहता है तुम वरीड मत हो, मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। और फिर जिनजिन उसे पूछती है क्या रैरन और तुम्हारे वाइन में मेडिसिन नहीं मिला हुआ था, क्या हुआ था कल। तो वो बताता है कि उसे भी मेडिसिन दिया गया था पर वो लूसी जी के आने से पहले ही जिनजिन को लेकर वहाँ से चला गया था। लूसी जी और उसके बंदे उन्हें ढूंढ रहे थे, इसीलिए उसी रेस्टोरेंट के एक रूम में जो खुला था उसी के अंदर घुस जाता है और फिर मेडिसिन की वजह से वो भी बेहोश हो गया था। और फिर वो दोनों बात करने लगते हैं कि ये सब कुछ लूसी जी और रैरन का प्लान था। जिनजिन कहती है मुझे इतना केयरलेस नहीं होना चाहिए था। तो पेटिंग पूछता है क्या तुम्हें पता था कि लूसी जी तुम्हें ड्रग देने वाला है। तो वो हाँ कहती है और सब कुछ बता देती है कि वो मुझे ड्रग देकर मेरा एडवांटेज उठाना चाहता था और बाद में मुझे मैरिज के लिए फोर्स करता और फिर नेचुरली रैरन की मैरिज तुमसे हो जाती तो फिर उसने तुम्हें ड्रग क्यों दिया। और सोचती है पेटिंग तो ड्रग लेने के बाद बेहोश था तो फिर
प्रीवियस लाइफ में रेरन उसके बेबी को लेकर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, और उसे समझ आ जाता है कि उसकी बेली में जो बेबी था वो पेतिंग का नहीं था, और कहती है मैं बेहोश होने से पहले देखा था कि रेरन भी ड्रंक हो गई थी। ये सुनकर पेतिंग को समझ आ जाता है कि ये सब कुछ लूसी का प्लान था, और कहता है तुम दोनों ही साउ फैमिली के डॉटर हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी मैरिज किससे होती है। और फिर उन्हें समझ आ जाता है कि उन दोनों ने सभी वाइन में मेडिसिन मिलाया हुआ था। और फिर जिनजिन जैसे ही घर जाती है तो उसकी मॉम कहती है तुम अपने रूम में जाकर रेस्ट करो, हमें रेरन से कुछ बात करनी है। ऐसा कहकर उसे वहाँ से भेज देती है, और फिर रेरन कहने लगती है कि मुझे लूसी जी से मैरिज नहीं करना। डैड कहते हैं जो कुछ भी हुआ वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, और वैसे भी मैंने देखा है तुम दोनों तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, तो फिर तुम उससे मैरिज क्यों नहीं करना चाहती। मॉम भी उसे समझाने लगती है कि वो तो मिस्टर गांव के बेटे से अच्छा ही है, पर वो कहने लगती है आपने सारी अच्छी चीजें अपनी बायोलॉजिकल डॉटर जिनजिन को दे दी, आप उसकी मैरिज पेतिंग से करवा रहे हो, जबकि मैं डिजर्व करती हूँ उसे मैरिज करना। मैं आपके साथ 20 सालों से ज्यादा रही हूँ, पर आपने सब कुछ उस जिनजिन को दे दी। ये सुनते ही डैड गुस्से में उसे थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं ये इंसिडेंट बहुत ही सीरियस हो गया है, अगर तुम लूसी जी से मैरिज नहीं करोगी तो तुम हमारी साउ फैमिली की भी डॉटर नहीं रहोगी। और ये सब कुछ जिनजिन छुप कर देख रही थी। उसके बाद उन दोनों के एंगेजमेंट का सीन दिखाया जाता है। जिनजिन पेतिंग से कहती है हमने जो गाँव ग्रुप के साथ कॉपरेशन किया है मुझे लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ है। रेरन गुस्से में लूसी जी को थप्पड़ मार देती है, पर फिर भी वो उसकी केयर कर रहा था, और फिर उसे प्रपोज करता है और कहता है तुम्हें जो डायमंड रिंग चाहिए था ये वही है, ये जिनजिन से बेटर है। तो रेरन कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। तो वो उसे मनाने लगता है कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा, पर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में रेरन लूसी जी पर गुस्सा कर रही थी कि अगर वो मेरी बात सुन लेता और जैसा मैं कह रही थी वैसा करता तो आज साउ फैमिली और ये फैमिली मेरे हाथों में होता, और कब से साउ फैमिली से छुटकारा पा लिया होता। और फिर वो डिसाइड कर लेती है कि वो खाने में पॉइजन मिला देगी, और वो जाकर खाने में पॉइजन मिला देती है। उसके बाद उसकी नजर कुछ पेपर्स पर पड़ते हैं। जब वो पेपर्स को खोल कर देखती है तो वो वही पेपर्स होते हैं जो लूसी जी ने गाँव ग्रुप के साथ कॉपरेशन करने में गड़बड़ी की थी। उसके बाद जिनजिन जब घर पर आती है तो रेरन वही पॉइजनस वाला मेडिसिन उसे ये कहकर पीने के लिए देती है कि ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा है, पर जिनजिन को तो पहले से ही सब कुछ पता था, इसीलिए वो उसे भी पीने के लिए कहती है। तो वो मना करते हुए कहती है मैंने बस अभी ही पिया है, पर जिनजिन उस मेडिसिन को उस पर फेंक देती है और कहती है मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड हो रही थी, पर तुम उसके लायक ही नहीं हो, कहकर वहाँ से चली जाती है। तो रेरन सोचती है उसे इसके बारे में कैसे पता चला, और फिर जिनजिन अपने रूम में जाकर पेतिंग को कॉल करती है और कहती है हमें अपना प्लान जल्दी ही स्टार्ट करना होगा। नेक्स्ट डे डैड को भी पता चल जाता है लूसी जी के गड़बड़ के बारे में, और वो उस पर गुस्सा कर रहे थे और कहते हैं मुझे पता था कि वो कॉन्ट्रैक्ट पाने में जरूर कोई ना कोई ट्रिक लगाएगा, पर मुझे ये नहीं पता था कि लूसी जी कोई ऐसा कंडीशन एक्सेप्ट कर लेगा जिससे हमें लॉस हो। और फिर जिनजिन बताती है कि उसने ना सिर्फ ये सब कुछ किया बल्कि उस दिन डिनर पार्टी में रेरन के वाइन में उसी ने ही ड्रग मिलाया था। ये जानने के बाद वो और भी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं वो साउ फैमिली को मारना चाहता था ताकि साउ ग्रुप उसका हो जाए। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, अब मैं उसे बताऊंगा कि साउ फैमिली से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। और जिनजिन से कहते हैं तुम इसके लिए वरीड ना हो, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। उसके बाद कंपनी के लोग लूसी जी को पकड़ने आ रहे थे, पर वो वहाँ से भाग जाता है और वो रेरन को कॉल करके अपना सामान पैक करके उसके साथ चलने के लिए कहता है, पर वो तो पेतिंग के साथ होती है और वो उसे मना करते हुए कहती है कि तुम अकेले जाओ, और वैसे भी हमारा एंगेजमेंट टूट चुका है। तो वो उससे ज्यादा बहस नहीं करता और फोन रखकर वहाँ से चला जाता है। और फिर पेतिंग से कहती है तुम मेरे रिवेंज लेने में हेल्प तो करोगे ना। तो वो उसके साथ होने का एक्टिंग करता है और कहता है जब मैंने तुम्हें लूसी जी के साथ एंगेज होते हुए देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। लूसी जी ने जो कुछ भी किया उसे उसका पेबैक तो करना ही होगा। रेरन कहने लगती है मैं हमेशा से तुम्हें ही लाइक करती थी, वो तो मुझे लूसी जी ने फोर्स किया था। और पूछती है तुम जिनजिन का क्या करोगे। तो वो कहता है मैं फैमिली प्रेशर में आकर जिनजिन से एंगेजमेंट किया था, अब मैं उससे डिवोर्स ले लूंगा। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। उसके बाद पेतिंग जिनजिन को कॉल करता है और बताता है कि लूसी जी ने अभी अभी रेरन को कॉल किया था और वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। मैंने किसी को भेजा है उसके पीछे, पर मुझे लगता है कि वो बहुत दूर भाग गया होगा। थोड़ी देर बाद पेतिंग जिनजिन को फिर से कॉल करता है और बताता है कि आने में थोड़ा लेट हो गया, वो भाग गया। तो वो कहती है उसे बाहर निकालने का मेरे पास एक प्लान है, बस तुम कुछ दिन तक और रेरन को हैंडल कर लो। पेतिंग शॉक्ड होकर कहता है क्या अभी तक वो ब्यूटी ट्रैप खत्म नहीं हुआ है। और फिर जिनजिन रेरन के रूम में जाती है और वो कुछ ढूंढने लगती है, तभी उसे वो पेपर्स मिल जाते हैं। पेपर्स को देखकर कहती है अगर पता होता कि उसने ये पेपर्स यहाँ छुपा कर रखा है तो मुझे इसके कॉपी नहीं निकालना पड़ता। और फिर रेरन का फोन लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो अपने डैड से कॉल करके कहती है कि लूसी जी तो भाग गया। तो वो कहते हैं कल हमने उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी थी, अब हम पूरे सिटी में उसे ढूंढ रहे हैं। और फिर जिनजिन रेरन के फोन से लूसी जी को मैसेज कर देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम किसी भी तरह से मुझसे मिलने आओ। ये बात जानने के बाद वो रेरन से मिलने चला जाता है। नेक्स्ट सीन में पेतिंग रेरन को घर ड्रॉप कर देता है और फिर जिनजिन को कॉल करके कहता है कि मैं घर के आसपास ही रहूंगा, तुम अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना। और फिर थोड़ी देर बाद लूसी जी साउ फैमिली में आ जाता है और वो रेरन के रूम में चला जाता है उससे मिलने के लिए। वो उसे
उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो पूछता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो। रैरन कहती है ये तुम क्या कह रहे हो। तो वो कहता है तुम्ही ने तो कहा था कि तुम प्रेग्नेंट हो, और उसे ये कहकर अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगता है कि मैं तुम्हारा और बेबी का अच्छे से केयर करूंगा। तो वो उस पर गुस्सा करती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, खुद को देखा है तुमने, स्ट्रीट के बेगर की तरह दिख रहे हो। तुम्हारे साथ जाकर क्या मैं स्ट्रीट पर बेगिंग करूंगी। तुम पेटिंग के फिंगर के बराबर भी नहीं हो। मैंने बस तुम्हारा एडवांटेज लिया है और कुछ नहीं। अगर मैं सच में प्रेग्नेंट भी होती तो मैं तुम्हारी बेबी को अवॉइड करवा देती। ये सुनते ही वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरी बेबी को अवॉइड करवाने की, और फिर वो उस पर अटैक कर देता है। तो वो हेल्प के लिए चिल्लाती है। तभी वहाँ पर सारी फैमिली वाले आ जाते हैं। लूसी जी उनसे कहता है अगर तुम लोग मेरे पास आए तो मैं इसे मार डालूंगा। रैरन कहती है तुम पागल हो गए हो क्या, तुम मुझे मारना चाहते हो। तो वो कहता है इतने सालों से मैं तुम्हारे साइड पर था, तुम जिन्हें भी हेट करती थी उनसे डील करने में मैंने तुम्हारी हेल्प की, यहाँ तक कि तुम पेटिंग से मैरिज करना चाहती थी उसमें भी मैंने तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश किया, पर एट द एंड मैं तुम्हारी नजरों में बस एक बेगर ही हूँ। वो कहती है अगर मुझे कुछ हुआ तो साउ फैमिली और ये फैमिली तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लूसी जी कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे इसकी परवाह है। डैड उसे कहते हैं अगर तुम रैरन को छोड़ दोगे तो हम तुम्हें जाने देंगे। वो कहता है क्या आपने मुझे स्टूपिड समझा है, क्या आप अभी भी इसकी मैरिज मुझसे करवाएंगे। तो रैरन कहने लगती है मैं तुमसे मैरिज करने के लिए तैयार हूँ और मैंने बेबी को भी अबाउट नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दो। पर वो उसकी बातों में नहीं आता और उसे बाहर लेकर जाता है, पर बाहर उसे सारे सिक्योरिटी गार्ड्स चारों तरफ से घेर लेते हैं और पेटिंग भी आ जाता है। तो रैरन उसे कहने लगती है कि प्लीज मुझे बचा लो। ये देखकर लूसी जी उस पर गुस्सा करता है कि मैं पेटिंग जितना कभी अच्छा नहीं बन पाया ना, और वो गलती से उसे नाइफ से हट कर देता है। और जैसे ही उसे इस बात का एहसास होता है तो वो बहुत रोता है। असल में वो रैरन को सच में लाइक करता था, वो बचपन से ही उसे लाइक करता था और उसे प्रोटेक्ट करता था, इसलिए वो रैरन के डेथ को बर्दाश्त नहीं कर पाता और खुद सुसाइड कर लेता है। ये सब देखकर जिंजिन भी सैड हो जाती है और कहने लगती है मैंने ऐसा कुछ नहीं चाहा था, और उसके पेरेंट्स भी रैरन के लिए बहुत रोते हैं। नेक्स्ट डे जिंजिन बहुत ही सैड थी क्योंकि उसने ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था और सोचती है जब से मेरा रिवर्थ हुआ है मैं हमेशा रिवेंज लेने के बारे में सोचती रही, पर मेरे सामने ही उन दोनों को ऐसे मरते हुए देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं खुद को ये कहकर कन्विंस कर रही हूँ कि वो दोनों बहुत ही क्रूएल थे और उनके साथ ऐसा ही होना था, पर इस सब में मेरे पेरेंट्स बहुत ही परेशान हैं और वो इनोसेंट हैं। क्या ये सब कुछ मेरी रिवर्थ की वजह से हुआ है। वो ये सब कुछ सोचकर साउ फैमिली छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है और ये सीन यही कट होता है। नेक्स्ट सीन में कुछ सालों के बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ जिन एक रेस्टोरेंट में काम कर रही थी और वो एक कस्टमर के पास ऑर्डर लेने जाती है तो वो कोई और नहीं बल्कि पेटिंग ही होता है। उसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। पेटिंग बताता है कि उसे ढूंढना आसान नहीं था और कहता है वो उसके एडॉप्टेड पेरेंट्स के घर गया था और फिर साउजी जी ने बताया कि तुम कहाँ कहाँ काम करती थी, तो मैंने हर एक जगह जाकर ढूंढा और फाइनली तुम मुझे यहाँ मिल गई। जिन पूछती है तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, तो वो कहता है अंकल साउ ने तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था। उसके बाद वो उसे साउ फैमिली में लेकर जाता है। जिन की मॉम उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिर डैड उसे बताते हैं कि तुमने जो भी क्लूज छोड़ कर गई थी हमने उसके बारे में पता लगाया और उस नैनी ने भी सब कुछ कन्फेस कर दिया है। मॉम कहती है हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, और फिर डैड कहते हैं हमें पता है कि तुम सैड क्यों हो, तुम्हें लगता है कि जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ इसलिए तुम घर छोड़कर चली गई, पर मैं तुम्हें बता दूं कि इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो हम तुम्हें कैसे ब्लेम कर सकते हैं। और बताते हैं कि तुम्हारी और पेटिंग की एंगेजमेंट को कैंसिल कर दिया गया है। पहले हमने तुम्हें मैरिज के लिए फोर्स किया था पर अब मैरिज तुम्हारा खुद का डिसीजन होगा। पेटिंग भी कहता है अगर तुम चाहोगी तभी ही हमारे मैरिज होगा। जिन कहती है पर मेरी वजह से रैरन की डेथ हुई है, क्या आप लोग मुझसे हेट नहीं करते। डैड कहते हैं रैरन की डेथ इसलिए हुई क्योंकि पहले तो वो बहुत यंग थी और बहुत एरोगेंट थी, और दूसरा उस नैनी के भड़काने पर उसके अंदर रिवेल थॉट्स आ गए थे, और तीसरा लूसी जी है, इस सब की वजह से ही उसकी डेथ हुई है और इस सब से तुम्हारा किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है। मॉम कहती है अगर वो नैनी अपनी डॉटर को रिप्लेस नहीं की होती तो हमारी तीनों के एक सिंपल और हैप्पी फैमिली होती। जिन कहती है मैं तो बस अपने लिए जस्टिस चाहती थी, मुझे लगा था कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर लूंगी पर सब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया। और फिर वो अपने पेरेंट्स से सॉरी कहती है तो वो उसे संभालते हैं। नेक्स्ट डे उसके पेरेंट्स घूमने के लिए लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे थे तो जिन कहती है सितंबर से पहले लौट आना। मॉम कहती है तुम्हारी और पेटिंग की मैरिज तक हम आ ही जाएंगे। डैड कहते हैं हम अपनी लाइफ एंजॉय करने जा रहे हैं, मुझे पता है कि तुम साउ ग्रुप को अच्छे से हैंडल कर लोगी। तो पेटिंग कहता है मैं जिन की हेल्प करूंगा। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर पेटिंग उसे अपने आंसर मांगता है तो पूछती है कौन सा जवाब। पेटिंग बताता है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ पर तब तुमने कोई आंसर नहीं दिया था, तो अब मुझे आंसर चाहिए। जिन कहती है मैं तुमसे मैरिज करने वाली हूँ, क्या अभी भी तुम्हें आंसर चाहिए। वो कहता है लास्ट टाइम भी तुमने कहा था कि तुम मुझसे मैरिज करना चाहती हो। जिन कहती है तुम स्टूपिड हो क्या, लास्ट टाइम मुझे फोर्स किया गया था बट इस बार मैं खुद मैरिज करना चाहती हूँ, इसका मतलब मैं तुम्हें लाइक करती हूँ कहकर वहाँ से जाने लगती है। ये सुनकर पेटिंग खुश हो जाता है और कहता
कहता है क्या कहा तुमने, फिर से कहना, मैंने सुना नहीं। और फिर दोनों मस्ती करने लगते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है।